नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अक्टूबर करंट अफेयर। ठीक है, करंट अफेयर पहले मैं आपको कंटेंट दिखा देता हूं। आप देखो कि मैंने इस अक्टूबर करंट अफेयर में लगभग 40 के करीब में टॉपिक सेलेक्ट किया जो थोड़ा डिटेल हमको पढ़ना होता है। कुछ हम लोग क्या किए हैं लास्ट में, थोड़ा आई थिंक लगभग 15 से 20 जो वन लाइनर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे हमने उनको, जैसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, ठीक है, तो ये 7-8 व्यक्ति महत्वपूर्ण जो न्यूज में रहे हम उनको वन लाइनर देख लेंगे। कुछ संक्षिप्त घटनाएं आई थिंक लगभग 15 हैं, ठीक है, 12 घटनाएं, तो हमने 12 घटनाएं और ऊपर लगभग 8 व्यक्ति, तो 20 वन लाइनर है। बाकी थोड़ी इन डिटेल है कि मतलब जिसके बारे में हो सकता है कि स्टेटमेंट में क्वेश्चन बन के आ जाए। ठीक है, तो हम लोग इस प्लान के तहत अपनी करंट अफेयर की क्लास करेंगे। लगभग 1.5 घंटे की करंट अफेयर की क्लास रहेगी। ये पीडीएफ कोई पेड पीडीएफ नहीं है। इस पीडीएफ को हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल पे यथावत तरीके से डाल देंगे। ठीक है, तो और बस इस करंट अफेयर के क्लास के महज 3 दिन बाद, कितना, महज 3 दिन बाद आपको दिसंबर महीने की करंट अफेयर मिलेगी। ठीक है, अब देखना होगा 3 का चौथा दिन ना हो, ये थोड़ा निर्भर आप पे करेगा कि करंट अफेयर कैसी लग रही है। एटलीस्ट बताओ, थोड़ा वीडियो शेयर कर देना। ठीक है, और जो दोस्त नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, मतलब ये काम कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो, अक्टूबर करंट अफेयर की हम लोग शुरुआत करेंगे और सबसे पहले एक बहुत ही प्यारे टॉपिक से, वो है हमारा, ठीक है, हम होता कि मुगलों मराठाओं का एक संघर्ष हुआ था। उसी संघर्ष के उपलक्ष्य में एक हम लोग कह सकते हैं कि एक त्योहार, एक महोत्सव सेलिब्रेट करते हैं। उस महोत्सव का नाम है हिटोंग युद्ध। जानना, हिटोंग युद्ध महोत्सव। ठीक है, हिटोंग का मतलब बेसिकली कि आग का गोला युद्ध। ठीक है, अब बोलोगे सर कि हिटोंग का मतलब आग का गोला कैसे होगा, तो अभी समझेंगे कि इसमें बेसिकली होता क्या है, क्या आग के गोले फेंके जाते हैं क्या। तो सबसे पहली बात जो आपको दिमाग रखना कि बेसिकली ये महोत्सव मध्य प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो हमको था कि मध्य प्रदेश वाला जो बेल्ट था वो मराठाओं का एक गढ़ था। ठीक है, सिंधिया भी मराठाओं के एक हिस्से थे, ध्यान रखो। अब देखिए, ये हिटोंग महोत्सव मनाया कब जाता है, इस चीज को अगर ध्यान से आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे क्लियर लिखा है। ठीक है, एक एक चीज ध्यान देना। ठीक है, कि ये अवसर, ये क्या है, दिवाली के अगले दिन जो धोक पड़वा का दिन होता है, दिवाली के नेक्स्ट डे ही इसको सेलिब्रेट करते हैं। कब, तो दिवाली के अगले दिन ही इसको हम लोग मनाते हैं। हिटोंग में बेसिकली ये क्या कि एक प्रतिभागी, ठीक है, दूसरे प्रतिभागी के ऊपर क्या है, हिटोंग फेंकते हैं। हिटोंग का मतलब होता है एक ज्वलनशील गोला। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, आग का गोला युद्ध कहते हैं, क्योंकि हिटोंग बेसिकली एक फल है। ये हिटोंग क्या है, हिटोंग एक स्थानीय फल है, एक लोकल फ्रूट है। ठीक है, बेसिकली इसको तोड़ के, इसको सिखा के इसमें क्या कहता है कि पूरा बारूद बन जाता है, तो गोले का बारूद बन जाएगा। ठीक है, और फिर उसी को एक लकड़ी की छड़ी में बांध के ऐसे घुमाते हैं और अगले के ऊपर फेंकते हैं। ठीक है, तो ये होता है। तो हिटोंग ये बेसिकली एक तरीका है, ठीक है, उस युद्ध को सेलिब्रेट करने का। ठीक है, उस महोत्सव को सेलिब्रेट करने का। ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि ये स्थानीय जनजाति एवं ग्रामीण परंपरा से जुड़ा हुआ है। 17वीं से 18वीं शताब्दी में ये मुगल मराठा संघर्षों के याद में मनाया जाता है। तो कल को पूछे आपको कि हिटोंग क्या है, हिटोंग। ठीक है, तो हिटोंग क्या है, हिटोंग बेसिकली क्या है, एक स्थानीय फल है। ठीक है, इसी को तोड़ के सुखा के इसमें बारूद भर के, इससे क्या कहता है, बेसिकली एक हम लोग कह सकते हैं कि खेल खेला जाता है, जिसको हम लोग एक हिटोंग युद्ध या हिटोंग महोत्सव के नाम से जानते हैं। बीच में ये जो कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप है, इसको हम लोग यूपीपीसीएस मेंस में भी अगर एसडीजीज पे क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, चाइल्ड इश्यूज पे क्वेश्चन आ जाए, तो हम लोग कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप वाला पॉइंट यूज कर सकते हैं मेंस में भी। ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है। अब देखो, ये घटना एक्चुअली मध्य प्रदेश से स्टार्ट हुई, लेकिन इस घटना का संबंध यूपी से भी है, हर जगह से। हम होता कि सबसे पहले कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप का नाम कब आया, तो ये न्यूज में तब आई जब इस कफ सिरप के कारण 14 बच्चों की मौत हो जाती है और माना जाता है कि कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप की वजह से ये मौतें हुई। अब बात देखिए, जो कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप था, इसमें ऐसा क्या था जिसकी वजह से बच्चों की डेथ हुई, जिसकी वजह से बच्चों की मौत हुई। तो कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप में ध्यान देना जो बातें हैं, कह रहा है कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में ये बेसिकली घटना हुई। सिरप में डायथिलीन ग्लाइकॉल की पुष्टि की गई है। सिरप में डायथिलीन ग्लाइकॉल की पुष्टि की गई है। ठीक है ना। तो देखिए, इस कप सिरप में क्या पाया गया है, तो इस कप सिरप में आपका डायथिलीन ग्लाइकॉल डीईजी की पुष्टि की गई है। तो डायथिलीन ग्लाइकॉल पाया गया है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डायथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक है, इसमें डीईजी यानी डायथिलीन ग्लाइकॉल की पुष्टि की गई है। ठीक है, तो ये बेसिकली इसको ध्यान रखना। तो कल को क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा डायथिलीन ग्लाइकॉल क्या है। ठीक है, तो ऐसे भी बोल दे कि इसको कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप में इसकी
इसको पाया गया है, ठीक है। ऐसे 2-3 ऑप्शन और सिलेक्ट कर दे तो तुम्हारा डाइथिलीन ग्लाइकॉल, ये हमको दिमाग में रखना है, ठीक है ना। जब सैंपल टेस्ट किया गया तो पाया गया कि 48.6% डीईजी यानी डाइथिलीन ग्लाइकॉल कोल्ड-ड्रिफ्ट कफ सिरप में पाया गया। तो यहां पे हमको बस एक शॉर्ट फॉर्म में दिमाग रखना है कि 48.6% क्या है, हमको इसमें डीईजी यानी डाइथिलीन ग्लाइकॉल पाया गया, ठीक है, डाइथिलीन ग्लाइकॉल पाया गया। बस इतनी चीज मेरे पाया गया। आपको ये नहीं याद रखना है कि एमपी में कितने बच्चों की मृत्यु हुई, कहां पे, ये चीजें नहीं, बस नाम कफ सिरप का और ये चीज बस, ठीक है। तो अब तक हमने क्या देखा, हिटोंग युद्ध देख लिया। तो पहला टॉपिक हमने हिटोंग युद्ध देख लिया, ठीक है। दूसरा टॉपिक हमने क्या देख लिया, कोल्ड-ड्रिफ्ट कफ सिरप देख लिया। हम आज के थर्ड नंबर टॉपिक पे आते हैं। अब देखो थर्ड नंबर टॉपिक क्या है मेरे भाई, ठीक है, वो है बिहार विधानसभा चुनाव। देखो क्वेश्चंस क्या बन क्या सकते हैं, कभी भी कोई भी विधानसभा चुनाव है तो पहली बात हमको एडिशनली विधानसभा चुनाव के अलावा क्या करना था है, हमको उस राज्य की जो लोकसभा सीटें हैं और उस राज्य की जो राज्यसभा सीटें हैं, यानी लोकसभा सीटें उस राज्य की कितनी है और उस राज्य की राज्यसभा सीटें कितनी है, ये हमको एडिशनली याद करना होता है। कितना, लोकसभा और राज्यसभा सीटें कितनी है। देखना क्यों याद करना रहता है, क्योंकि राज्य कितनी बार पेपर में लोकसभा और राज्यसभा की सीटों की संख्या मिलाने के लिए देता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपका वर्ष 2025 का पेपर है। 2025 के पेपर में इस प्रकार का प्रश्न बन गया था। अगर आप लोग ने देखा होगा तो मेरी बात से आप लोग सहमत होंगे मेरे भाई। अब देखो कभी भी विधानसभा चुनाव है, आप लोग जब प्रीलिम्स दोगे तब तक कम से कम 6-7 विधानसभा इलेक्शन आपको पढ़ना होगा। तो देखो वो क्या देखना होता है, पहली बात, ठीक है, पहली चीज कि प्रोटेम स्पीकर जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि भाई प्रोटेम स्पीकर कौन बना, इसमें से क्या चीजें मैं नहीं बताऊंगा अगर, तो आपको तैयार करना रहेगा, ठीक है। दूसरी चीज नंबर ऑफ सीटें, उस नंबर ऑफ सीट ये हमको दिमाग में रखना होता है, प्रोटेम स्पीकर, नंबर ऑफ सीट। थर्ड भाई समय के साथ स्पीकर कौन बना, फोर्थ नंबर, ठीक है, लार्जेस्ट पार्टी, ठीक है, सबसे बड़ी जो लार्जेस्ट पार्टी थी, तो लार्जेस्ट पार्टी के बारे में दिमाग में रखना होता है। फिफ्थ नंबर किसी का कार्यकाल रिपीट हो रहा है, तो सेकेंड टाइम रिपीट हुआ, थर्ड टाइम, जैसे जो आपकी नीतीश जी हैं ये 10th टाइम 10वीं बार ऐसा है जब ये क्या पा रहे हैं, ये वापस शपथ ग्रहण लेंगे। तो रिपीटिशन यानी टोटल बार सरकार कितना रिपीट की, तो सरकार का रिपीटिशन भी आजकल पेपर में आ रहा है, ठीक है, रिपीट स्टेटमेंट बना के दे रहा है, ठीक है। तो ऐसे इतनी चीजें हमको मिनिमम तैयार होनी चाहिए। देखिए अब क्या, चूंकि बिहार विधानसभा का इलेक्शन था और पहली बार इसी चुनाव में एसआईआर लगाया गया, एसआईआर की घोषणा की गई थी कि भाई कि हम लोग एसआईआर करेंगे। इसके बाद से 12 अन्य राज्यों में भी एसआईआर की घोषणा की गई, जो कि अक्टूबर माह में की गई थी, न्यूज में भी है। हमको एसआईआर के बारे में क्या चीजें दिमाग में रखनी है, ये खैर बेसिकली मेंस का टॉपिक है, हमने मेंस के लिए करा भी था। देखो यूपी पीसीएस मेंस जिनका है, मैं आपको एक चैनल दिखाऊंगा पहले अपना, ठीक है, उस चैनल को आप ध्यान से देखिए, ये पीसीएस अभ्यास का चैनल है, ठीक है। आपको क्या करना है मेरे भाई ना, देखो यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाना है, मैं आप लोग के लिए काफी अच्छी चीजें यहाँ पे ध्यान देना। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा हम लगभग 90 डेज का एक आपके मेंस का एक प्रोग्राम निकाले थे, ठीक है, जिसको आपको देख ही लेना चाहिए, ध्यान देना, ठीक है ना। ये देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 90 डेज मेंस आंसर राइटिंग ड्रिल, ठीक है। इसमें हम लोग देखो जो आंसर राइटिंग करा रहे हैं, बेसिकली ये सारी चीजें आप तक 15 दिन का ये टारगेट पूरा हो चुका है, 15 डे का। आपको एक एक क्वेश्चन बस लगाना है, ठीक है, एक एक क्वेश्चन लगाना है। लगभग 14 क्वेश्चन में डील किए जा चुके हैं कि क्वेश्चंस कैसे डील करनी है, क्वेश्चन के बारे में हमको सोचना क्या होता है, इन डिटेल चीजों को चर्चा की जाती है। तो जिसका मीन्स नहीं है वो एटलीस्ट इस वीडियोस को देखिए, आप इसकी नोट्स बनाओ, इसी वाले 90 क्वेश्चंस की नोट्स बन जाएंगे, आप 90 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर जाओगे। तो आप एटलीस्ट मेरे भाई इतना काम करो, आप ये काम कर लो, ठीक है। अभी हमने क्या किया है कि इकोनॉमिक्स की आपकी क्लासेस लेके अपलोड कर दिए, इकोनॉमिक्स की क्लासेस आप लोग देखते चलो, क्यों लास्ट में डालना, ठीक है। तो ये सब काम में देख कर लो, इकोनॉमिक्स देख लो, अभी हिस्ट्री हमने एंसेंट और मिडिवल की हिस्ट्री की क्लासेस आ गई हैं, उसको देख लो, ठीक है। कोई और डाउट्स हो, कुछ दिक्कतें रहे तो बताओ। ये सब काम मेरे भाई आपको करना ही चाहिए और कर ही लेना चाहिए। चलो अपने टॉपिक पे आते हैं। अब देखिए तो नंबर ऑफ सीटें कितनी है बिहार में, 243, कितना, 243 सीटें हैं, 243 सीटें हैं, 243। चुनाव कितने चरणों में था, 2 चरणों में चुनाव था, कितना, 2 चरणों। तो जो लोग बीपीएससी दिमाग में रखने वाले वो ये भी देंगे कि 2 चरणों में चुनाव था। पहला चरण 6 नवंबर को था, 121 सीट में पहले चरण में चुनाव था, और दूसरे चरण में 122। 122 कितना था, तो लास्ट में 2, तो दूसरे में लास्ट में 1, तो पहले में, ठीक है ना। सिंपल तरीका है। अगर कल को यही आ गया पेपर में, मान लो इतना
टफ फैक्ट आ गया तो याद नहीं करना है। अब देखो हमको हर फैक्ट मेरे भाई याद नहीं करना होता है। अब जैसे 100 कुछ लोग क्या करेंगे 121 और 122 घटेंगे, 2 चरणीय चुनाव था, आप यहां से जब भाग दोगे तो भाई लगभग 122 जा रहा है, तो एक दिन 121, पहली बार में 121, दूसरी बार में 122 फिट बैठ रहा है। तो हमको चीजों को याद क्यों करना है? फिर कल को मान लो 121 122 आ जाए, कुछ लोग कहेंगे कि कितना फैक्चुअली पेपर आ गया। बस हमको बस ये आपको वो देखना चाह रहा है कि आप 1 और 2 से ये मैच करा के भी याद कर सकते हो कि नहीं। कितनी बार आयोग ये भी चेक करती है, ठीक है। वोटिंग की काउंटिंग कब हुई? तो 14 नवंबर को, 14 नवंबर को वोटिंग काउंटिंग हुई। बाकी हमको पता कि भाई देखो मैंने यहाँ पे प्रोटेम स्पीकर कौन बना मैंने लिख दिया, ठीक है। प्रोटेम स्पीकर ने नरेंद्र नारायण यादव जी, नरेंद्र नारायण यादव जी को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था। प्रोटेम स्पीकर का हमको काम है, सिंपल सी बातें पता है कि नव चयनित जो विधानसभा सदस्य हैं या नव चयनित जो लोकसभा सदस्य होते हैं उनको क्या करना, उनको एक बार शपथ ग्रहण करवा देना। इनका काम बेसिकली क्या है कि नव चयनित प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होता है भाई, लोग अगर ये राज्य विधानमंडल के हैं तो इनका काम है कि राज्य विधानमंडल में जो नव चयनित एमएलएज हैं उनको क्या करना, शपथ ग्रहण दिला देना। अगर यही बात लोकसभा की होगी तो लोकसभा में जो नव चयनित एमपीज हैं इनको मेरे भाई क्या करा देना, इनको करा देना शपथ ग्रहण। अब देखो यही पे एक पॉइंट मैं आपको और समझा दूं। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिख रहा है, यहाँ मैंने एक अगला पॉइंट लिखा है कि बिहार विधानसभा के जो अध्यक्ष बने वो प्रेम कुमार जी बने। कौन बने? प्रेम कुमार जी, ठीक है। एक सेकंड, गले में मेरी खराश है तो थोड़ी अगर आवाज क्लियर नहीं होगी तो माफ करना आप लोग, ठीक है। क्लास में जरूरी था और गले में मैंने कोशिश की कि चीजें ठीक हो जाए, थोड़ी सी दिक्कत है। तो बिहार विधानसभा का अध्यक्ष कौन बने? प्रेम कुमार जी बने। अब एक चीज समझो, आप मुझसे क्वेश्चन एक ये पूछ सकते हो, मैक्सिमम आपके दिमाग में क्या सकता है क्वेश्चन कि सर जो प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव जी थे, अब देखिए तो हमको क्या समझना होगा कि क्या अध्यक्ष पद पे जब प्रेम कुमार जी का आगमन हुआ होगा तो क्या बतौर अध्यक्ष भी इन्होंने शपथ ग्रहण लिया होगा? आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि क्या सर प्रेम कुमार जी ने भी शपथ ग्रहण लिया होगा? तो आंसर आएगा नहीं, ध्यान देना। क्योंकि देखो जब आप एमएलए होते हो, जब आप एमपी होते हो तो एक एमएलए या एक एमपी के रूप में प्रोटेम स्पीकर के द्वारा आपको क्या दिला जाता है? आपको शपथ दिला दिया जाता है। और आपको चूंकि आप एक बार अभी जस्ट शपथ लिए हो एज ए एमएलए या एज ए एमपी, इसी के लिए, और आप उन्हीं में से चुन के आ रहे हो, ठीक है, क्या कर रहे हो, विधानसभा या लोकसभा के अध्यक्ष बन रहे हो, तो आपको दोबारा शपथ ग्रहण नहीं लिया जाता है। आप शपथ ग्रहण की वही चीजें होती हैं, आप ऑलरेडी इस बात का, ठीक है, सारी काम कर चुके होते हो। तो आंसर समझ गए ना, मतलब दोबारा शपथ ग्रहण नहीं लेना होता है। ओके, अच्छा अब हम लोग आते हैं, हम लोग अपना ये 3rd नंबर टॉपिक हो गया। हम आज का 4th नंबर टॉपिक मेरे भाई देखते हैं। देखो 4th नंबर टॉपिक, ठीक है, देखना या तो चीज समझ में आ गई, जहां कोई दिक्कत आएगी आपको पूछना है। अब देखो अभी चक्रवात मोथा आया, साइक्लोन मोथा आया, ठीक है, साइक्लोन मोथा, ये क्या है? ये एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, ठीक है। ये क्या है? ये एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, ये एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है, ट्रॉपिकल साइक्लोन है, जानना उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। अब पेपर में यूपीपीसी से आप मेंस दोगे तो क्या आएगा कि भाई उष्ण कटिबंधीय चक्रवात से आप क्या समझते हैं, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में क्या अंतर है या इनकी उत्पत्ति की क्या प्रक्रियाएं हैं, ठीक है, ये सब क्वेश्चंस बन गया था। तो ये मेंस में क्वेश्चन आएगा आपको। बहुत क्या काम आएगा कि आप एग्जाम्पल लिखने पे, ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन पे क्वेश्चन आएगा तो आपको चक्रवात मोथा आपको एग्जाम्पल लिखने के काम आ जाएगा, ठीक है। अब देखो चक्रवात मोथा, सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछता है कि भाई ये इससे प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो इसने बेसिकली क्या है, आंध्र प्रदेश को प्रभावित किया, ध्यान रखना, इसने आंध्र प्रदेश को प्रभावित किया, ठीक है, आंध्र प्रदेश को प्रभावित किया। इसकी गति कितनी थी? 19 to 100 किलोमीटर पर आवर। कितना? 19 to 100 किलोमीटर पर आवर। लेकिन देखो इससे दो जो प्यारे क्वेश्चन बनते हैं मेरे भाई, एक क्वेश्चन क्या बन के आता है, एक क्वेश्चन बन के आता है कि प्रभावित राज्य किस क्षेत्र को प्रभावित हुआ, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बन के आता है चक्रवात का नामकरण। देखो जो चक्रवात का नामकरण होता है भाई वो एक ग्रुप है, यहां पे ध्यान देना, उस वहां पे मैंने यहां पे लिखा है कि चक्रवात का नामकरण की क्या विशेषताएं हैं, कि चक्रवात का नामकरण, ठीक है, इसका नाम कैसे रखते हैं। देखो मैंने लिखा है कि चक्रवात के नाम लिंग और संस्कृति के निरपेक्ष रखे जाते हैं, अधिकतम 8 अक्षरों तक हो सकते, कितना? 8 लेटर्स तक हो सकते हैं, जिनके नाम सरल होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसको स्वीकार्य होना चाहिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, जो ये चक्रवात इस बार मोथा आया था, ठीक है, देखना इसका यहाँ पे मीनिंग आप देखोगे तो कह रहा मोथा एक शब्द है, एक थाई शब्द है जिसका अर्थ है सुंदर और सुगंधित, सुंदर या सुगंधित पुष्प। इसका अर्थ क्या है? सुंदर या सुगंधित पुष्प, ठीक है, सॉरी, ठीक है।
तो अब मैंने क्या बोला, यहां पे हम क्या देख रहे हैं मेरे भाई, हम देख रहे हैं कि यह मोंधा जो है एक थाई वर्ड है जिसका अर्थ क्या है, जिसका अर्थ है सुंदर या सुगंधित पुष्प। तो जब सुंदर या सुगंधित पुष्प मेरे भाई नाम है तो स्थाई शब्द है, मींस क्या है, इसका नामकरण किसके द्वारा रखा गया होगा, तो इसका नामकरण सीधी सी बात है कि थाईलैंड द्वारा इसका नामकरण सुझाया गया होगा WMO को। ठीक है कि भैया ये हम नाम रख सकते हैं, एक बेसिकली उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की नाम रखने के लिए एक पैनल ही होता है। ठीक है, उस पैनल में जो मेंबर्स हैं उनके द्वारा एक अल्फाबेटिक फॉर्म में नाम रखा जाता है। ठीक है ना, तो इस बार बारी थाईलैंड की थी तो थाईलैंड ने नाम रखा। ठीक है, भले से प्रभाव भारत को टच किया। ठीक है, तो कल को स्टेटमेंट रहे कि जिस देश को टच करता है या जिस देश में के नजदीक उद्भव होता है वही क्या कर सकता है, नाम रखता है। तो आंसर आएगा नहीं। नाम रखने के लिए ऑलरेडी एक संगठन है, एक ग्रुप है, एक कमिटीज है, बेसिकली PTC है, एक पैनल है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात पैनल, उसके मेंबर्स के द्वारा अल्फाबेटिक फॉर्म में फिर नाम रखा जाता है, उनको सबकी बारी से अल्फाबेटिक आती है। ठीक है ना मेरे भाई, ये काम भी आप लोग समझ गए। तो ये हमारा 4th नंबर टॉपिक खत्म हो गया। अब हम आते हैं यहां से 5th नंबर टॉपिक पे। तो 5th नंबर हमारा जो टॉपिक है अक्टूबर माह का, ध्यान रखना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक आपको एक चीज नहीं लगा होगा कि सर ये तो नहीं इंपॉर्टेंट था, क्यों रख दिया। ठीक है, ओके ओके। अब हम लोग आते हैं 5th नंबर टॉपिक पे। क्वेश्चन क्या है कि 12 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश में SIR की अनुमति दी गई, SIR की सेकेंड फेज 2। ठीक है, SIR का फुल फॉर्म आपसे पेपर में आ सकते हैं मेरे भाई, पेपर में UPPSC शॉर्ट फॉर्म देती है। ठीक है, जैसे 2000 आपको बता दूं 2022 में, आई थिंक, हाँ 2022 में CUET का फुल फॉर्म पूछी थी। CUET का आपको अगर याद होगा तो CUET का फुल फॉर्म पूछी थी। ठीक है, तो हमको ऐसे फुल फॉर्म बताना चाहिए, हमको शॉर्ट फॉर्म्स पे का काम थोड़ा सा करना चाहिए, जैसे स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू। SIR का फुल फॉर्म क्या हो गया, ठीक है जानना। ठीक है, हिंदी में विशेष गहन पुनरीक्षण, स्पेशल इंटेंसिव, ठीक है, रिव्यू, ये हमको दिमाग में रखना है। हमको देखो, हमको अब SIR हम लोग फुल फॉर्म केवल वही चीज देखेंगे ना जो करेंट अफेयर में था। CUET का उस वक्त निर्माण हुआ तो CUET का फुल फॉर्म पेपर में आ गया था, तो हमको क्या करना है, स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू दिमाग रखना है। घोषणा देखो, अब भी आएगा कि सर की क्या घोषणा का तिथि आप क्यों कह रहे हो कि आपको SIR की घोषणा की तिथि याद रखनी है। अब देखो इसके पीछे लॉजिक समझो मेरे भाई। जिन 12 राज्यों को में SIR के फेज 2 की घोषणा की गई, उन 12 राज्यों का नाम पढ़ो। तो एक तो अंडमान निकोबार है, तो क्या केवल राज्य है, तो हमको पता है अंडमान निकोबार सहित कुल 8 ऐसे यूटीज है, कुल 8 यूटीज है भारत के पास। ठीक है, कुल 8 यूटीज है। तो यानी अंडमान निकोबार, यहां पे क्या हो गया मेरे भाई, यहां पे अंडमान निकोबार एक यूटी है, ये तो स्टेट नहीं है। तो जिन 12, अभी आ जाएगा कि कुल 12 राज्यों में SIR के द्वितीय चरण की घोषणा की गई, तो आंसर स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। हमको यही बेसिक चीजें पकड़नी है। ठीक है, क्योंकि आप जब अंडमान निकोबार पकड़ोगे तो यहां पे क्या, ये यूटी है, तो कुल 12 राज्य लिखा रहे हैं तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। बट अगर लिखा रहे कुल 12 स्टेट्स ऑब्लिक यूटीज, तो स्टेटमेंट सही बन जाएगा। ये बेसिक बात देखो मेरे भाई, आप लोग बहुत सारी चीजें जानते होंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ है, गोवा है, गुजरात है, केरला है, लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप है। अब बताओ लक्षद्वीप यूटी है, ठीक है, या फिर स्टेट है। मध्य प्रदेश है, पुदुचेरी है, फिर ठीक है पुदुचेरी है, राजस्थान है, तमिलनाडु है, उत्तर प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है। आपको मेरे भाई बस इतना छोटा सा होमवर्क दूंगा ना कि आपको मजा आ जाएगा। आपको बताना है कि फेज 2, जो फेज 2 की अभी घोषणा की गई, इस फेज 2 में कुल कितने यूटीज हैं, कुल कितने यूटीज हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा दे रहा हूं, कुल कितने यूटीज है, ये आपको बताना है, कुल कितने यूटीज है। ओके, अब आ जाओ। अब देखो इसमें सेकेंड फेज की क्या बात होती है, जब SIR तैयार होगा तो हमको बूथ दिमाग में रखना कि भाई की वोटिंग, हमको बताए जो वोटिंग होती है कि हर का बूथ बनता है, तो बोला कि एक प्रति बूथ अधिकतम 1200 मतदाता होना चाहिए, ताकि किसी बूथ पे ऐसा ना हो कि बहुत भीड़ हो जाए और कुछ बूथ पे संख्या बल कम रहे। तो एवरेज संख्या बल रहे अधिकतम 1200 मतदाता रहना चाहिए, इस बात का ध्यान दिया गया। सेकेंड चीज, BLO द्वारा 3 बार घर पर जाकर प्रति व्यक्ति का सत्यापन करना। देखो अब सोचो, घर घर BLO आपके गया होगा, आपको फॉर्म दिया होगा, आपको कुछ डाउट रहता है आप पूछ लेते हो, फिर कोई दिक्कत होती है तो आप BLO से संपर्क करते हो। तो 3 टाइम्स BLO का है कि भाई आपको जाना है। ऑनलाइन फॉर्म, भाई कोई अगर भाई आप जागरूक हैं, आप इंटरनेट यूज करते हैं, आप सारी चीजों को ऑनलाइन, तो आजकल गवर्नमेंट क्या कर रही है, ई गवर्नेंस को बढ़ावा दे रही है।
तो ऑनलाइन फॉर्म भी जमा कर सकते हैं, ये भी एक प्रक्रिया। कल को मेंस में आपको ई गवर्नेंस लिखना रहे तो हम दिखा देंगे कि ई गवर्नेंस की गवर्नमेंट SIR के तहत ऑनलाइन फॉर्म भी जमा करने की सुविधा प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, जो गेटेड सोसाइटीज हैं, जो ऊंची इमारतें हैं, झुग्गी बस्तियों में, ठीक है, नए मतदान केंद्रों का भी निर्माण किया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान देना, इसको भी ध्यान में रखा गया। तो ये हो गया आपका 5th नंबर टॉपिक SIR फेज 2 से रिलेटेड। अच्छा भैया, हम आते हैं अपने 6th नंबर टॉपिक से लेके 6ठा नंबर टॉपिक। 6ठा नंबर टॉपिक आज के 4-5 साल पहले भी करंट अफेयर में था और फिर से आपके करंट अफेयर में आ गया, और वो है क्या, दरबार मूव की घटना। ध्यान देना, दरबार मूव की घटना कहां से है, तो दरबार मूव की घटना आपकी जम्मू और कश्मीर से। कल को आपको बोलते कि दरबार मूव का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है, तो दरबार मूव का संबंध आपके जम्मू कश्मीर से। किससे मेरे भाई, जम्मू कश्मीर से। अब समझो यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं कि इसकी शुरुआत कब हुई, 1872 में। दरबार मूव की शुरुआत कब हुई थी, 1872 में। 1872 में दरबार मूव की शुरुआत हुई थी, और किया किसने था, तो एक राजा थे, उन राजा का नाम था गुलाब सिंह। महाराजा थे, महाराजा नाम था गुलाब सिंह। देखो पहले जम्मू कश्मीर आपको हिंदू डायनेस्टीज आपको देखेंगे, हरि सिंह तक आपको हिंदू डायनेस्टीज देखने को मिलेंगे। ठीक है, जानना, तो 1872 में महाराजा गुलाब सिंह थे। कौन था, महाराजा गुलाब सिंह थे। इन्होंने दरबार मूव, मूव का मतलब क्या होता है भाई, एक जगह से दूसरी जगह जाना, एक जगह से दूसरी जगह, यानी जो दरबार है, दरबार एक जगह से दूसरी जगह लग रही है। लेकिन आप कहीं लखनऊ दरबार का नाम सुने हो, एक सेकेंड, गले में बहुत खराश है बताता हूं। ठीक है, और आपने दरबार मूव में आप लखनऊ दरबार का नाम सुनते नहीं है, तो बेसिकली है क्या ना कि भाई ये यहाँ पे क्या है कि ठंडी के समय बहुत बर्फबारी एक जगह हो जाती है, तो घाट वैलीज में क्या है, वैली में बहुत बर्फबारी हो जाएगी, तो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क क्या होता है, प्रभावित हो जाता है। हालांकि दरबार मूव का एक नेगेटिव इंपैक्ट ये है कि आर्थिक बोझ राज्य के ऊपर बढ़ जाता है। ध्यान देना, अभी सब समझा रहा हूं। याद देखो पहले दरबार मूव हो कैसे रहा है, तो कह रहा है सर्दियों में सरकार श्रीनगर से जम्मू कश्मीर आ जाती है। सर्दियों में यानी जो गवर्नमेंट है, जो इनडायरेक्टली जो सरकार की काम है, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के काम है, तो क्या आएगा जब सर्दी में आ जाएगा, तो सर्दियों में जम्मू में कहां होगा काम, जम्मू में होगा, और गर्मियों में कहां, श्रीनगर में। गर्मियों में कहां होगा, श्रीनगर में होगा। दरबार मूव में ये है, वही आपको पलट देगा, सर्दी और गर्मी का कॉन्सेप्ट घुमा देगा। ठीक है, यहीं पे घुमाएगा, और चांसेस है कि आपसे वो मेरे भाई आपसे गलतियां करा ले। तो यहां पे ऐसे आपको दिमाग में रखना है कि भाई सिंधी बात ना, कि सर्दी में आप वहां चाहोगे जहां कम बर्फबारी है। तो जो श्रीनगर है, श्रीनगर वैली है, घाटी है, तो घाटी में बर्फबारी बहुत ज्यादा हो जाएगी, फिर वहां पे आप एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क क्या होगा, प्रभावित हो जाएगा, आप उतनी अच्छी तरीके से प्रभावित तरीके से नहीं कर पाओगे। तो जाहिर सी बात है कि ठंडियों में श्रीनगर वैलीज में नहीं जाएंगे, तो ठंडियों में कहां जाएंगे, ठंडी में आपको जम्मू जाएंगे, और गर्मी में श्रीनगर। ठीक है ना, आप समझे। इस दरबार मूव की घटना पे रोक लगा दी गई थी। माना जाता है कि एक साल में दरबार मूव की घटना के कारण 200 करोड़ रुपीस वेस्ट होते। कितना, 200 करोड़ रुपए। लेकिन फिर ये प्रक्रिया अब स्टार्ट हो गई, 4 साल बाद दरबार मूव को पुनः स्थापित कर दिया गया, पुनः स्टार्ट हो गया। ये हमारी 6th नंबर घटनाक्रम हो गया। अब हम अपना 7th नंबर घटनाक्रम, 7th नंबर घटनाक्रम जो कि नोबेल प्राइज के बेस्ड है, हम 7th नंबर घटनाक्रम को देखते हैं। अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज 3 लोगों को संयुक्त रूप में दिया गया। किसको, 3 पर्सन्स को, 3 पर्सन्स को पहले दिमाग रखना है कि 3 पर्सन को संयुक्त रूप से दिया गया। उन 3 पर्सन की फोटो आपकी स्क्रीन पे आ गई होगी, आप देख सकते हैं, ये वो 3 पर्सन है। ठीक है, जिनको संयुक्त रूप से अर्थशास्त्र 2025 का नोबेल प्राइज दिया गया। ठीक है, किस विषय पे, क्यों दिया गया इनको नोबेल प्राइज, तो नोबेल प्राइज बेसिकली नवाचार आधारित आर्थिक वृद्धि की व्याख्या की होती। ठीक है, एक्सप्लेनेशन ऑफ इनोवेशन बेस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, एक्सप्लेनेशन ऑफ इनोवेशन बेस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, नवाचार आधारित आर्थिक वृद्धि की व्याख्या हेतु क्या है, इन तीनों लोगों को बेसिकली अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज दिया गया। जो 3 प्राप्त करता है मेरे भाई आपकी स्क्रीन पे नाम है, एक पहले प्राप्तकर्ता का नाम है, जो कि इनमें से इन 3 पर्सनालिटी में से 2 पर्सनालिटी का संबंध आपके यूएसए से है, और 1 पर्सनालिटी का संबंध आपके फ्रांस से है। तो 2 पर्सनालिटी का संबंध यूएसए से है, अरे, और 1 पर्सनालिटी का संबंध आपके फ्रांस से है। ठीक है, 2 का यूएसए से, 1 का फ्रांस से। अब देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, अब देखो जो 2 पर्सनालिटी यूएसए से, उनका नाम क्या है, जोएल मॉकियर और पीटर होविट। ठीक है, तो जोएल मॉकियर, ठीक है,
और पीटर होविट। ठीक है, तो भाई आपके पास अगर क्या है, आपके पास अगर मनी है, आपके पास अगर मनी है, आपके पास अभी अगर मनी है, पैसा है, तभी आप क्या सकते हो, मॉक टेस्ट दे सकते हो। तभी तो आप क्या होगा, तभी आप तो मॉक टेस्ट दे सकते हो। भाई कोई इंस्टीट्यूट मॉक टेस्ट बिना पैसे के कराएगी नहीं, तो तभी तो इकोनॉमी का संबंध क्या है, मॉक टेस्ट से। तो मॉकियर, जोएल मॉकियर। ठीक है, दूसरा क्या है, होविट है। ठीक है, होविट। ठीक, तो दूसरे में पीटर होविट। ठीक है, तो बेसिकली ठीक है, ऐसे कुछ ऐसा एक ट्रिक बना लो ताकि ये भी आपको याद करना। जिससे मैंने इसको दिमाग में क्या रखा था, मैं वो बता दे रहा हूँ। कुछ दिमाग में आपके दिमाग में, जैसे होविट के नाम में आप ध्यान देना। ठीक है, ठीक, होविट या हैबिट से या इट, इसमें इट वर्ड भी है, वो इट का मतलब सिंपल खाना से हो गया, तो बिना पैसे के नहीं मिलेगा। होविट को अगर हैबिट से जुड़ लें तो अपनी हैबिट को भी मेंटेन रखने में तो क्या होगा, हमने थोड़े से पैसे चाहिए। तो ऐसे कुछ कनेक्टिव वर्ड्स बनाओ ताकि दिमाग में, हमारे दिमाग में होविट भले ना चले, लेकिन जो भी चले उससे टिक मारा जाए इकोनॉमिक वाले में। ठीक है ना, देना। और जो फ्रांस वाले हैं उनका नाम है फिलिप एगियोन, फिलिप एगियोन। ठीक है, तो मॉकियर, फिलिप, होविट, मॉकियर। ठीक है, फिलिप एगियोन और होविट, ये नाम हमको याद होना चाहिए भाई। नोबेल प्राइज पिछले 2-3 सालों से नहीं आ रहा है, बट मुझे लग रहा है कि लोग अब जब जान जाएंगे कि यहां से नहीं आएगा क्वेश्चन, बस अचानक यहां से क्वेश्चन आ जाएगा। ओके, तो रेडी रह जा मेरे भाई। आ जाओ, हम लोग 8th नंबर टॉपिक देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही प्यारी टॉपिक है भाई, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस 2025, अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस। ठीक है, इस फैक्ट का संबंध आपके यूपी स्पेशल फैक्ट से भी है। ठीक है, क्योंकि अभी हाल ही में जो इंटरनेशनल अभिधम्म डे हम लोग सेलिब्रेट किए हैं, वो हम लोग ग्रेटर नोएडा में सेलिब्रेट किए हैं। कहां पे, ग्रेटर नोएडा में, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में। तो इसको हमने सेलिब्रेट कहां किया, इसका आयोजन कहां किया, तो गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में किया। ठीक है, एक फैक्ट दिमाग में आ गया। आयोजक कौन था, तो जाहिर होते अभिधम्म का संबंधी आपको क्या लग रहा होगा, बौद्ध काउंसिल से लग रहा होगा। तो इंटरनेशनल बौद्ध काउंसिल के द्वारा इसका क्या किया गया, आयोजन किया गया। इंटरनेशनल आपकी बौद्ध काउंसिल के द्वारा इसका आयोजन किया गया, इंटरनेशनल बौद्ध काउंसिल के द्वारा। सहयोग किसने दिया भाई इसमें, तो आपकी, ठीक है, कल्चरल यानी संस्कृति मिनिस्ट्री ने। और जहां पे हुआ कहां पे, तो गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, गौतम बुद्ध नगर में हुआ। तो बेसिकली गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय भी इसमें साथ दी। और आयोजन किसने किया, तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्थान ने, तो इंटरनेशनल बौद्ध परिषद। ठीक है, तो इंटरनेशनल बौद्ध परिषद या बौद्ध संस्थान, इनके द्वारा। कहां पे हुआ, तो हुआ गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी में, इसने सहयोग दिया। और चूंकि कल्चर का हिस्सा है तो संस्कृति मंत्रालय ने भी इसमें सहयोग किया इसके आयोजन में। तो ये हमारा 8th नंबर टॉपिक क्लियर हो गया। अब हम आज अक्टूबर के 9वां जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था मेरे भाई, बहुत प्यारा टॉपिक है, उस टॉपिक को देखते हैं। तो मध्य प्रदेश में एक गांव है, उसका नाम है डोनी गांव। तो कह रहा है मध्य प्रदेश के डोनी गांव में 10वीं 11वीं शताब्दी की मूर्तियों की खोज की गई। याद रखना, डोनी गांव में क्या है, बेसिकली काफी लंबे समय से रिसर्च चला था और यहां से कुछ ऐसे एविडेंसेस मिले थे जिससे माना जा रहा है कि कोई प्राचीन सभ्यता या प्राचीन समय यहां पे विराजमान थी, यहां पे फल फूल रही थी। हालांकि यहां से समय के साथ जब हम लोग और भी रिसर्चेस को आगे बढ़ाएं तो यहाँ पे कुछ स्कल्पचर्स मिले। ठीक है, और स्कल्पचर्स का मतलब मूर्तियां मिले। यहाँ पे कुछ स्कल्पचर्स की डिस्कवर किया गया। ठीक है, और पता क्या चला कि ये मूर्तियां बहुत ही प्राचीन थी, लगभग 10वीं से 11वीं शताब्दी की मूर्तियां थी और मूर्तियों की संख्या 15 थी। तो लगभग 15 दुर्लभ मूर्तियां मिली। ठीक है, और ये क्या है, ये 10वीं से 11वीं शताब्दी का हो सकता है। इसकी अगर हम लोग काल ड्यूरेशन के हिसाब से इसका संबंध निकालें तो बेसिकली कलचुरी जो वंश था, ये मूर्तियां उसी वंश से संबंधित मानी जाती हैं। ठीक है, ये मूर्तियां जो 5 दुर्लभ मूर्तियां मिली हैं, ये कहीं ना कहीं जो हमारे धार्मिक देवी देवता है उनसे संबंधित थी। अर्धनारीश्वर, हमको पता है कि शक्ति की, अर्धनारीश्वर किसका कॉन्सेप्ट है, शक्ति का कॉन्सेप्ट है कि आधा नर और आधा मादा यानी ईश्वर। तो नारी और ईश्वर, आधा नर और आधा ईश्वर, तो नारी और ईश्वर का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अर्धनारीश्वर, नरसिंह भगवान, भगवान ब्रह्मा, भगवान वायु, नायिका, पार्वती। ठीक है, इन सभी लोगों की मूर्तियां प्राप्त की गई। ठीक है ना, और ये इन मूर्तियों का संबंध कहां से है, तो इन मूर्तियों का संबंध माना है कलचुरी वंश से। तो कल को कलचुरी वंश के ऊपर भी आपके क्वेश्चन प्रीलिम्स में बन के आ सकता है, रेडी रहना। कलचुरी वंश के ऊपर भी क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो अर्धनारीश्वर, नरसिंह, ब्रह्मा, वायु, इनकी मूर्तियां प्राप्त। ठीक है ना,
चलिए अब आइए, यहां पे हमने क्या लिख रहा है, ठीक है। अब ये हमारा हो गया 9th नंबर टॉपिक। 9th नंबर टॉपिक के बाद से हम अपना 10th नंबर टॉपिक देखेंगे, 10वां नंबर टॉपिक। 10वां नंबर टॉपिक, तो 10वां नंबर टॉपिक मेरे भाई क्या है कि आईएमएफ का जीडीपी वृद्धि अनुमान। अभी हाल ही में क्या है, मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट आया, WEO रिपोर्ट आया, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। तो हमको रिपोर्ट का नाम याद करना होता है, तो नाम क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट को कौन जारी करता है, आईएमएफ के द्वारा जारी करता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा आईएमएफ के द्वारा जारी करता है। आईएमएफ के बारे में अभी आपको बता भी दूंगा कि आईएमएफ बेसिकली है क्या, आईएमएफ के बारे में जो चीज हमको जानना चाहिए हम लोग जान लेंगे। अब आईएमएफ के बारे में समझो, आईएमएफ ने बोला क्या। तो आईएमएफ की एक्चुअली जो घोषणाएं भारत के संदर्भ में हुई है मेरे भाई ना, तो भारत के संदर्भ में की गई घोषणाएं हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट होती हैं, बेहद। क्या कह रहा है कि भारत की जीडीपी वृद्धि अनुमान, भारत का जीडीपी ग्रोथ के ऊपर ये पॉइंट है कि 2026-27 में 20 बेसिस पॉइंट की गिरावट दर्ज की गई और 6.2 कर दी गई, ठीक है। यानी आईएमएफ का जो अंदाजा था भारत की जीडीपी ग्रोथ को लेके वर्ष 27 में, उसमें कितनी, ठीक है लगना, उसमें 6.2% की क्या है, रिड्यूस कर दिया गया उसको। और नेक्स्ट ईयर के लिए लगना, और 25-26 के लिए क्या है, 25-26 के लिए इसको 6.4 अनुमानित था, उसको बढ़ा के 6.6 कर दिया। तो यानी एक जगह क्या है, आईएमएफ ने एक साल के लिए 20 बेसिस पॉइंट जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान नेगेटिव किया है, और एक जगह 20 बेसिस पॉइंट इंक्रीज किया है। करना यही आपको फिर फंसाएगा, क्योंकि एक जगह घट रहा है और एक जगह मेरे भाई बढ़ रहा है, तो फिर से चांसेस है कि वो आपको यहां पे डाउट में डाले। फिर फोकस करना 2026-2027, तो 2026-27 में क्या रहा है, पहले मैं लिख दे रहा हूं माइनस, यानी इसमें माइनस हुआ है। 2026-27 में क्या हो रहा है, आईएमएफ कह रही है कि अपनी जीडीपी अनुमान को नेगेटिव कर रही है, ये भारत के संदर्भ में, यहाँ पे ऐसे लिख दूं, भारत के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे 25-26 के लिए, 2025-2026 के लिए, तो इसमें 20 बेसिस पॉइंट की वृद्धि की गई है, ठीक है। अब 26-27 में जब माइनस की गई तो कितना हो गया है, 26-27 में माइनस करके 6.2 कर दिया गया, 6.2 कर दी गई है। पहले कितनी हो रही होगी, फिर 6.4 रही होगी, इसको 6.2 कर दी गई है, ठीक है। और 25-26 में क्या है, बढ़ा के 6.4 को 6.6 कर दिया। तो यानी पहले क्या था, पहले आईएमएफ का 2025-26 को लेके और 2026-27 को लेके, ध्यान देना, पहले आईएमएफ का क्या था, फिर इसको और भी क्लियर कर देता हूं ताकि मेरे भाई को किसी को भी दिक्कत नहीं है। पहले वर्ष 2025-26 हो या वर्ष 2026-27 हो, इन दोनों ही वर्षों के लिए मेरे भाई, इन दोनों ही वर्षों के लिए क्या था, जो वो था 6.4%, कितना था, 6.4% था, 6.4% था, 6.4% था। लेकिन मेरे भाई क्या है, इसको जब फिर से रिन्यू किया गया, तो एक तो 25 में क्या होता है कि 20 बेसिस पॉइंट माइनस किया गया, और 26 में क्या है, 20 बेसिस पॉइंट प्लस कर दिया गया। पहले दोनों में इक्वल था, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, ये 6.4 घट के कितना गया, 6.2% आ गया, और ये बढ़ कितना हो गया, 6.6% हो गया। अब आप लोग क्लियर हो गए, यहां से क्लियर हो गए, तो ये हो गया आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको दिमाग में रखना। ये आईएमएफ का अनुमान है जीडीपी ग्रोथ का। आईएमएफ के बारे में ध्यान दीजिए, तो आईएमएफ की स्थापना कब हुई, 19, ये आईएमएफ का लोगो होगा आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहा है, ठीक है। आईएमएफ की स्थापना कब हुई, 1944 में, ठीक है। किस सम्मेलन से, तो एक ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत ही आईएमएफ की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में है। वर्तमान में कितने मेंबर्स हैं, 190 मेंबर्स हैं। किस उद्देश्य से आईएमएफ की स्थापना की गई, तो वैश्विक वित्तीय स्थिरता, ठीक है, मुद्रा सहयोग को लेके अंतरराष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन करने के लिए, संकटग्रस्त देशों को वित्तीय सहायता देने के लिए, ठीक है, भारत इसके संस्थापक सदस्यों में शामिल है। तो ये आपकी बातें हो गई आईएमएफ को लेके, ये बातें इसका, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इसकी स्थापना, इसका मुख्यालय, ये दो इसके सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और इसके द्वारा जो रिपोर्ट जारी किया जाता है, ठीक है, वो, ठीक है, इसके द्वारा जो रिपोर्ट जारी किया जाता है वो जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट इसके द्वारा जारी किया जाता है। अब देखो एक और भी बेहद इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो है आपका सीएफटी कन्वेंशन। ध्यान देना, ये थोड़ा नया नाम आपको लग रहा होगा कि सर सीएफटी कन्वेंशन क्या होता है, ठीक है। तो कन्वेंशन, ध्यान देना,
ठीक है, CFT कन्वेंशन। तो देखो यहाँ पे सब CFT कन्वेंशन का फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा है, ठीक है, कंबेटिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, ठीक है, ठीक है, कंबेटिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे CFT का फुल फॉर्म लिखा है। तो हम अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये टॉपिक नंबर हम बोलते हैं 11th हमारा। तो हमारा आज का जो 11वां नंबर टॉपिक है वो CFT कन्वेंशन के ऊपर है। किसके ऊपर? CFT कन्वेंशन के ऊपर। तो CFT कन्वेंशन क्या है? CFT कन्वेंशन का फुल फॉर्म ने देख लिया, सॉरी गले में काफी खराश है मुझे, ठीक है ना। अच्छा चलिए हम लोग क्लास को पॉज करना पड़ जा रहा है। चलिए, तो ईरान ने आतंकवाद के वित्त पोषण के दमन हेतु अभी CFT कन्वेंशन की पुष्टि की, ठीक है। ऐसा माना जा रहा है कि ईरान को FATF की अभी हम लोग देखेंगे कि ब्लैक लिस्ट में 2020 में शामिल कर दिया गया था। तो FATF की ऐसा माना जाता है कि ईरान को जो ये कदम है एक्चुअली वो FATF की जो उसने ब्लैक लिस्ट में शामिल है, ठीक है, ब्लैक लिस्ट में शामिल है। तो जब आप ब्लैक लिस्ट में शामिल हो जाते हो, ठीक है, तो मतलब आप काले कारनामे करते हो, ठीक है। तो मतलब क्या है? आप काले कारनामे करते हो। फ्रेंड्स क्या है कि जो वर्ल्ड जिससे फॉर एग्जांपल वर्ल्ड बैंक है, जो IMF है, ये आप क्या करेंगे? ये आपकी फाइनेंशियल मदद नहीं करेंगे फिर ठीक है, फिर आपके कोई भी दिक्कत आ जाएगा तो वर्ल्ड बैंक और IMF के द्वारा आपको लोन नहीं मिलेगा, ठीक है। ऐसे में आपकी आर्थिक स्थिति क्या होती है? बहुत दुर्लभ हो जाती है। तो यहां पे क्या है, ईरान ने CFT कन्वेंशन पे साइन किया। किस पे? CFT कन्वेंशन पे, ठीक है, कि भैया हम अब अपनी आतंकवादी वित्त पोषण बिल्कुल नहीं करेंगे। इस बात की ईरान ने पुष्टि की। या अब CFT कन्वेंशन के बारे में 2 फैक्ट दिमाग रखना। ये कन्वेंशन एक्चुअली 1999 में इसको अंगीकृत किया गया था, यानी अडॉप्ट किया गया था, और 2002 से इसको लागू है ये पूरी तरीके से। कब? 1999 में अंगीकृत है और वर्ष 2002 में इसको लागू कर दिया गया था। ये CFT कन्वेंशन को लेकर फैक्ट था। तो CFT कन्वेंशन समझ गए। और मैंने आपसे बोला कि भाई ये CFT कन्वेंशन के पे साइन करने के पीछे ईरान का रीजन क्या होगा? तो इसका रीजन होगा कि ईरान FATF की ब्लैकलिस्ट से खुद को बाहर करना चाहता है। तो अब हमको क्या होगा? आपका क्वेश्चन होगा कि सर क्या थोड़ा मोड़ा आप FATF के बारे में फाइनेंशियल बता देंगे? तो FATF का मतलब होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसका जो स्थापना किया गया वो G7 कंट्रीज के द्वारा किया गया था। G7 कंट्रीज के द्वारा कब? 1989 में। अब मैं आपको मेरे भाई मैं फिर से ये आई थिंक G20 कंट्रीज मैंने इसके पहले एक बार आपको होमवर्क दे चुका हूं। मैं आपको होमवर्क दूंगा मेरे भाई, मेरे बंधु, होमवर्क होमवर्क क्या दूंगा अभी? करंट अफेयर्स क्या क्या होमवर्क लिखना है भाई? एक तो हमको होमवर्क लिखना है, बेसिकली आपके भाई आपको बताना है कि G7 कंट्री आपको लिखनी है। सेकंड, आपको कलचुरी वंश के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, कलचुरी वंश के बारे में पढ़ना है, कलचुरी डायनेस्टी के बारे में पढ़ना है। ये 2 होमवर्क हो गया। ये आपको G7 कंट्री और कल्चुरी वंश के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ऐसे में कुछ बीच में ब्रेक दिया हूं, जो आप चाहो तो शॉर्ट नोट्स यहाँ पे बना के ऐड कर सकते हो, सॉरी, ठीक ना। क्यों? अब ये 1989 में मैंने बोला कि ये संस्था बनाई गई कब? 1989 में FATF की स्थापना की गई। G7 देशों के द्वारा इसकी स्थापना की गई। किसके द्वारा? G7 कंट्रीज के द्वारा। ये एक अंतर सरकारी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ये बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग पे कंट्रोल करती है और आतंकवादी जो वित्त पोषण गतिविधियां हैं उसकी रोकथाम है। कि भाई कोई भी देश मनी लॉन्ड्रिंग जैसे निगेटिव एक्टिविटी में या आतंकवादी जैसी निकर्म वाली या कुकर्म वाली जैसी घटनाओं में कोई ना शामिल हो, ठीक है। इसके लिए बेसिकली क्या करती है? ये लिस्ट तैयार करती है। अगर इसकी लिस्ट है, इसकी लिस्ट में किसी को शामिल किया जाता है, खासकर इसकी ब्लैक लिस्ट में, तो आपको ब्लैक लिस्टेड मतलब आपको इकोनॉमिकली पूरी तरीके से फ्रॉड घोषित किया जाएगा कि भाई ये अपनी पैसों का दुरुपयोग करता है, ठीक है, समाज में अस्थिरता फैलाने के लिए, ठीक है ना। तो 2020 में FATF में शामिल किया गया था ईरान। अब हमने क्या देख लिया? हमने 11 टॉपिक देख लिया। हम आज का 12वां नंबर टॉपिक पे अपने स्टार्ट करेंगे, आज की 12 नंबर टॉपिक। आज का मेरे भाई 12वां टॉपिक क्या है कि IMO के वैश्विक कार्बन टैक्स का अमेरिका द्वारा विरोध किया गया। देखो IMO का भी क्या हुआ? IMO ने, ठीक है, बेसिकली एक ग्लोबल कार्बन टैक्स लगाया था, ठीक है, शिप्स पे, ठीक है, शिपिंग पे। तो शिपिंग पे जो IMO के द्वारा ग्लोबल कार्बन टैक्स लगाया गया उसका भी अमेरिका ने विरोध किया। तो अमेरिका ने विरोध में क्या कहा?
आईएमओ ने शिपिंग पर कार्बन उत्सर्जन यानी कार्बन इमिशन टैक्स क्यों लगाया, इस चीज को समझो। तो पहले हमको एक बार आईएमओ के लक्ष्य को समझना होगा, फिर हम इन चीजों को बहुत आराम से समझ जाएंगे। तो आईएमओ क्या है? तो आईएमओ संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है। 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। कब? 1948 में, ठीक है। और इसकी विरोध जब ट्रंप ने किया तो ट्रंप ने कह के किया कि इसको ग्लोबल ग्रीन न्यू स्कैम टैक्स करा दिया। इसको क्या किया? ग्लोबल ग्रीन न्यू स्कैम टैक्स इसको करा दिया कि भाई ग्रीनरी के नाम पे ये क्या होगा, इससे स्कैम किया जाएगा, ठीक है। तो इसको नाम क्या दिया? ग्लोबल ग्रीन न्यू स्कैम टैक्स इसका नाम दिया गया। ग्लोबल ग्रीन न्यू स्कैम टैक्स इसका नाम दिया गया, ओके। अब आईएमएफ आप मुझसे पूछोगे कि सर आईएमओ को ऐसा क्या काम पड़ गया कि आईएमओ को ये ग्लोबल कार्बन टैक्स लगाना पड़ा। तो आईएमओ का टारगेट है वर्ष 2050 तक, ठीक है ना। आईएमओ का उद्देश्य वैश्विक शिपिंग से होने वाली जो ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन है उसको 2050 तक नेट जीरो करना, ठीक है। तो तीसरी चीज मैं आपको यहां पे बताना चाह रहा हूं मेरे भाई, तीसरी चीज आपको पढ़नी है, याद करनी है, ग्रीन हाउस गैसेस का क्रम। चंद्रा, मैं बहुत प्यारी प्यारी चीज दूंगा। ग्रीन हाउस गैसेस मतलब सर्वाधिक प्रभावी ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी है, ऐसे आपको क्रम की, जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, आपको बेसिकली क्या करना है कि आपको ग्रीन हाउस गैसेस का एक की प्रभाविता का, कौन सी सबसे प्रभावित ग्रीन हाउस गैस है उसका एक चार्ट बना लेना। ये मेरा मतलब एक सिंपल सा, बहुत सिंपल सा आपसे एक निवेदन है मेरा, जो प्रभावित है उसका एक चार्ट बना लेना है, ठीक है। चलिए भैया, ये हमारा काम हो गया, ठीक है, ये हमारा काम हो गया। अब हम लोग आते हैं हमारा टॉपिक नंबर 13 पे। टॉपिक नंबर 13 फिर एक एयर पोल्यूशन रिपोर्ट है। उस एयर पोल्यूशन रिपोर्ट को हम लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। तो टॉपिक नंबर 13 क्या कहता है उसको ध्यान से देखिए। वो है स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर, ठीक है, 2025 रिपोर्ट। स्टेट ऑफ एयर, ग्लोबल एयर 2025 रिपोर्ट। अब देखो, ये रिपोर्ट मतलब मीन्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और शायद हम कभी समझ नहीं पाते, बोलते हमारी नेचुरल देते। तो इसके पीछे की आप बहुत एक रिपोर्ट, बहुत भयावह रिपोर्ट आप देखना। ये रिपोर्ट कहती क्या है, तो पहली बात किसके बेस पे देख लो, करा रिपोर्ट ऑन एयर पोल्यूशन एंड इट्स रोल इन द वर्ल्ड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ। तो ये एयर पोल्यूशन के ऊपर एक रिपोर्ट है जो बताती क्या है, ठीक है, जो बताती है कि एयर पोल्यूशन के रोल को होने वाले मृत्यु में। तो क्या भारत के संदर्भ में क्या कंक्लूजन निकाला गया, बेसिकली भारत के संदर्भ का जो कंक्लूजन है वही हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रिपोर्ट कहती है कि वर्ष 2023 में वायु प्रदूषण से जुड़ी जो बीमारियां थी, जो उससे लगभग 2 मिलियन लोगों की यानी 20 लाख लोगों की मृत्यु हुई है। कितनी? अकेले वर्ष 2023 में। तो वायु प्रदूषण के कारण वायु प्रदूषण कितनी? 2 मिलियन 20 लाख लोगों। कोविड में भी इतनी मृत्यु नहीं हुई होगी, ठीक है, कोविड से भी इतनी मृत्यु नहीं हुई होगी अकेले भारत में, जितनी एक साल के अंतर्गत वायु पोल्यूशन से डेथ हो गई, आगे मेरी बात भाई समझ में? आगे क्या कह रहा है कि 2000 की तुलना में मौतों में 43% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2000 में एयर पोल्यूशन से जितना डेथ हो रहा था भारत में, उसमें 43% की ग्रोथ दर्ज की गई है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, कह रहा है भैया कि जो उच्च आय वाले देश हैं, जो हाईली इनकम वाले यानी जो डेवलप्ड कंट्री हैं, और जो भारत क्या है एक अनडेवलप्ड कंट्री है और अल्प विकसित देश है, ठीक है, विकासशील देश है, ठीक है, हम लोग कह सकते हैं कि भारत में 186 मौतें, जनसंख्या का 1 लाख हिस्सा जो है वो इसकी 186 मौतें हो रही हैं, ठीक है। भारत में 1 लाख जनसंख्या पे 186 मौतें एयर पोल्यूशन से वर्ष 2023 में हुई है। लेकिन अगर हम लोग वैश्विक स्तर पे बात करें, जो खासतौर पे डेवलप्ड कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री क्या है भाई, वो ग्रीन एरियाज पे, ग्रीन इनिशिएटिव्स पे फोकस करेंगे, वो क्लाइमेट चेंज को फोकस करेंगे। तो वहां पे क्या देखा गया, केवल 17 मौतें प्रति 1 लाख की हुआ है। तो भारत में 10 गुने से ज्यादा मौतें हैं जनसंख्या के आधार पर, ठीक है, ध्यान देना। वो राज्य जो 2023 में सर्वाधिक मौतें जहां पे हुई हैं, जहां पे 1 लाख से अधिक मामले मृत्यु के दर्ज किए गए, वो राज्य कौन से हैं? तो वो राज्य आपका बेसिकली है, उस राज्य का नाम है आपका, ध्यान देना, ठीक है, एक सेकंड पिन चार्ज करना, उस इलाके में यहाँ पे देखिए लिखा है, पिन चार्ज लगाऊंगा एक सेकंड के लिए। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार और पश्चिम बंगाल। क्या है? उत्तर प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश का बगल का जिला, राज्य,
ठीक है। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, बिहार से इलेक्शन होने वाला, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र और राजस्थान, महाराष्ट्र और राजस्थान। तो ये 5 जो राज्य हैं यहाँ पे 1 लाख से अधिक मौतें दर्ज की गई हैं। ये कौन सी रिपोर्ट कहती है? तो ये स्टेट ऑफ ग्लोबल ईयर 2025 रिपोर्ट के दौरान ये बात कही गई है, ये बात कही गई है। चलिए भैया स्टार्ट होते हैं। एक्चुअली गले में दिक्कत बहुत ज्यादा बढ़ गई है और थोड़ा गर्म पानी, थोड़ी दवाई। ठीक है, आते हैं। ये हमारा 13, हम 14वें टॉपिक को देखें। आप देखो एक एक चीजें मैंने कितनी प्यारी सिलेक्ट की। 14वें नंबर टॉपिक का ये, ठीक है। 14वां नंबर टॉपिक क्या है कि फाओ ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट, ठीक है, 2025, ठीक है। फाओ ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट 2025, इसको देखते हैं, ये रिपोर्ट देखते हैं। देखो ये फाओ का एक रिपोर्ट है, ठीक है, ये फाओ का एक रिपोर्ट है जिसको हम लोग GFRA 2025 रिपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। और ये रिपोर्ट कहती क्या है? ये वन क्षेत्रों के ऊपर एक डाटा देती है, ठीक है। अभी भारत का यहीं से दिमाग में रखना। चलो मैं एक प्यारा सा होमवर्क दे देता हूं अभी आज की क्लास में, उसका होमवर्क बताऊंगा। आज नहीं, नेक्स्ट क्लास में जो करंट अफेयर, जो दिसंबर करंट अफेयर होगा, वहां पे इसका, क्योंकि मैं दिसंबर करंट अफेयर का नोट्स बना रहा हूं, उसका एक आपसे जानकारी लेता हूं कि भारत का पहला, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, भारत का, ठीक है, क्वेश्चन मेरा, भारत का पहला वन विश्वविद्यालय ओके, भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया गया? कहां स्थापित किया गया, ये क्वेश्चन है मेरा, ठीक है। भारत का पहला वन विद्यालय कहां स्थापित किया गया, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको करना है, ठीक ना। अब देखो फाओ कहती क्या है, ये रिपोर्ट जो जारी किया है, ठीक है। तो कह रहा है कि बेसिकली, ठीक है, बाली इंडोनेशिया में इस रिपोर्ट को जारी किया गया। ये रिपोर्ट कहां है? ये रिपोर्ट बेसिकली आपका बाली इंडोनेशिया में इस रिपोर्ट को जारी किया गया, ठीक है। इस रिपोर्ट कहां जारी किया गया? तो बाली इंडोनेशिया में इस रिपोर्ट को जारी किया गया। और इस रिपोर्ट के बारे में हम लोग, ठीक है, थोड़ा सा बस और इन डिटेल देखना रहेगा, ठीक है, थोड़ा सा इन डिटेल देखना रहेगा, ठीक है। अब देखो, ठीक है, तो बाली इंडोनेशिया में एक चीज हमको क्या रखना है कि इस रिपोर्ट को किस लोकेशन में जारी किया गया? तो बाली इंडोनेशिया में इस रिपोर्ट को जारी किया गया, ठीक है। और इस रिपोर्ट का असेसमेंट का बेसिकली, इसका हिंदी में अगर आप लोग मतलब समझना चाहोगे तो इस रिपोर्ट का नाम है वैश्विक वन संसाधन, ठीक है, मूल्यांकन रिपोर्ट। इसका नाम है वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट 2025, ये इसका हिंदी में नाम है, इस रिपोर्ट का हिंदी में नाम है, ठीक है, ये इस रिपोर्ट का हिंदी में नाम है। अच्छा, इस रिपोर्ट का हिंदी में नाम है। अब हम लोग देखेंगे कि बेसिकली आगे देखेंगे तो इस रिपोर्ट का जारी करता हमने देख लिया कि भाई इस रिपोर्ट का जारी करता कौन है। तो हमने देखा कि भाई इस रिपोर्ट का जारी करता जो है वो फाओ के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया जाता है। और भारत को 9वां स्थान मिला है। भारत को इस रिपोर्ट में कितना स्थान मिला है? भारत को इस रिपोर्ट में 9वां स्थान मिला है। इस रिपोर्ट में भारत को 9वां स्थान प्राप्त हुआ है। अब क्या कह रहा है कि वैश्विक वन क्षेत्र, ये रिपोर्ट कहती है कि वैश्विक वन क्षेत्र कितना है? वैश्विक वन क्षेत्र आपका 4 पॉइंट, वैश्विक वन क्षेत्र यहाँ पे दिमाग रखना। तो यहाँ पे बेसिकली एक फिगर जो लिखा हुआ है उस फिगर को याद करेंगे, ठीक है। अब अच्छा, आप अगर इस फिगर से बचना भी चाहो फिर भी आपको भारत वाला तो दिमाग में रखना ही है, भारत वाला तो दिमाग में रखना है, ठीक है। अब देखो टोटल लैंड का लगभग 1/3 एरिया पे आपका वन क्षेत्र है। ये फाओ की रिपोर्ट कहती है, ठीक है, ये रिपोर्ट कहती है लगभग 1/3 एरिया पे, ठीक है। 32% का मतलब 1/3 एरिया मान सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि विश्व के कुल वन क्षेत्र का लगभग 2% कहां पे है? तो विश्व के कुल वन क्षेत्र का लगभग 2% भारत में है। भारत के पास कुल कितना वन क्षेत्र है? तो 72.74, ऐसे याद करो। भारत के पास 72.74, 72.74 लाख हेक्टेयर इतना वन क्षेत्र है। और इस वन क्षेत्र के साथ भारत 9th रैंक पे है। भारत किस रैंक पे है? इसी वन क्षेत्र के साथ भारत 9th रैंक पे है। भारत में इतना मिलियन हेक्टेयर भूमि एग्रो फॉरेस्ट्री के अंतर्गत आते, कितना?
12.87 मिलियन हेक्टेयर लैंड एग्रो फॉरेस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। अगर वैश्विक स्तर पर हम लोग सबसे फॉरेस्टेड लैंड की बात करें तो कह रहा है कि ओवरऑल जितना फॉरेस्टेशन है वर्ल्ड लेवल पे उसमें 20% कंट्रीब्यूशन किसका है? रसिया का। उसमें 20% कंट्रीब्यूशन किसका है? रसिया का है। ठीक है, ध्यान रखना। अब देखना, हालांकि ये 20% वाला डाटा मुझे लग रहा है थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया क्या? ठीक है, ये 20% फिगर काट देना, ये 20% बचा रखना, ये 20% फिगर काट देना आप लोग। ठीक है, सर्वाधिक कहाँ पे? सर्वाधिक वन क्षेत्र रशिया में है। रशिया के पास कहाँ पे? रशिया के पास ब्राजील में है। ब्राजील के पास कहाँ है? कनाडा में है। कनाडा के पास कहाँ है? अमेरिका में है। अमेरिका के पास कहाँ पे? चीन में है। तो ये क्या है? 1 2 3 4 5 टॉप 5 कंट्री हो गए। ये यहाँ पे टॉप 5 कंट्री हो गए। तो वन क्षेत्रों के मामले में टॉप 5 कंट्री कौन हो गए? रूस, ब्राजील, कनाडा, अमेरिका, चीन। भारत का कौन सा रैंक है? भारत का 9वां रैंक है। भारत का कौन सा रैंक है? भारत का 9वां रैंक है। ठीक है, और केवल ये 5 कंट्री मिलके विश्व के 54% देना, विश्व के 54%, ठीक है, वनों को कवर करते हैं। विश्व के 54% वनों को कवर करते हैं। ये चीज दिमाग में रखना आप लोग, ठीक है ना? 54% वन है। तो फिर से इस बार रिपोर्ट को देख लो कि रिपोर्ट फॉ के द्वारा जारी किया गया। कहां जारी किया गया? तो बाली, इंडोनेशिया में रिपोर्ट जारी किया गया। भारत का 9वां स्थान है। ठीक है, टॉप वन क्षेत्र कौन से है? तो रसिया, रसिया से ब्राजील, ब्राजील के पास कनाडा, कनाडा के पास अमेरिका, अमेरिका के पास चीन है। भारत के पास टोटल 7274 लाख हेक्टेयर लैंड है। ठीक है, विश्व का कुल 2%। तो ये हमारा हो गया, ये हमारा टॉपिक नंबर 14 हो गया। हम लोग टॉपिक नंबर 15 को देखते हैं, 15वां नंबर टॉपिक, अंतर्राष्ट्रीय शांति शिखर सम्मेलन। ठीक है, इसको देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शांति शिखर सम्मेलन को। तो ये अंतर्राष्ट्रीय शांति शिखर सम्मेलन हुआ कहाँ? पहली बात तुमको दिमाग में ये रखना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति शिखर सम्मेलन हुआ कहाँ? ये सम्मेलन, ठीक है, ये सम्मेलन आपका बेसिकली मिस्र में हुआ। मिस्र के शर्म अल शेख, देखो इतना शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा आपको बता रहा हूं। ठीक है, एकदम शॉर्ट फॉर्म में, शर्म अल शेख मिस्र, शर्म अल शेख मिस्र। इसमें भारत की तरफ से एस जयशंकर साहब उपस्थित हुए। एस जयशंकर साहब उपस्थित हुए। इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? यहाँ पे देखो क्या लिखा, अंतर्राष्ट्रीय शांति शिखर सम्मेलन। तो अभी भाई शांति कहां पे है? जहां पे युद्ध हो रहा है वहीं पे शांति की जरूरत है। तो गाजा युद्ध विराम को सुनिश्चित करने की वजह से इंटरनेशनल पीस समिट का आयोजन किया गया। ठीक है, ताकि मध्य पूर्व में क्या है? शांति व्यवस्था बनी रहे। अच्छा, ये 2 फेज का, ये इंटरनेशनल पीस समिट में क्या हुआ? 2 फेज का कॉन्सेप्ट दिया गया। फर्स्ट फेज में ये बोला गया कि भाई कि जितने लोग फिलिस्तीन में बंदी हैं, इजराइल की जीवित या मृत अवस्था में, पहले फिलिस्तीन क्या करे? उनको छोड़े। फिर चरणबद्ध तरीके से इजराइल क्या करेगा? उनके जो अरेस्ट किए हुए लोग हैं उनको छोड़ेगा। तो ये तो पहली शर्त है। उसके बाद से इस फेज के बाद इस क्षेत्र के डेवलपमेंट को लेके, शांति को लेके ट्रंप ने बोला कि हम एक 20 पॉइंट्स सजेस्ट करते हैं, उसको दिमाग में रखना होगा। ठीक है ना? तो ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 15। पॉइंट नंबर 15। अब हम आज का टॉपिक नंबर, मतलब अक्टूबर माह का टॉपिक नंबर 16 देखते हैं। 16वीं इंपॉर्टेंट घटना। ठीक है, तुवालू का IUCN में 90वें राज्य सदस्य के रूप में प्रवेश। ठीक है, बेसिकली तुवालू ने अभी क्या है बेसिकली करने वाला कि IUCN को ज्वाइन किया है, और IUCN ज्वाइन करने वाला 90वां देश बना IUCN का। तो अब IUCN में टोटल मेंबर्स कितने हो गए? 90 कंट्रीज हो गए। IUCN में टोटल कितनी कंट्री हो गए? तो IUCN में अब 90 देश हो गए। ठीक है, ये चीज आपको बताने की कोशिश कर रहा है। सॉरी, ठीक है, एक बार तुवालू का लोकेशन देखना, कुछ होमवर्क दूंगा। देखिए, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक स्ट्रेट है। इस स्ट्रेट का, इस झील संधि का आपको नाम बताना है। पहली बात, ये आपको तुवालू दिख रहा होगा। ओशिनियाई कंट्री है तुवालू। क्या है? एक ओशिनिया कंट्री है। ओशिनिया कंट्री है। ठीक है, ध्यान देना, जो कि पापुआ न्यू गिनी की किधर है? पापुआ न्यू गिनी की आपके ईस्ट में है। पापुआ न्यू गिनी के ईस्ट में है। ठीक है ना? आपको तुवालू का हमने क्या किया? तुवालू का लोकेशन देख लिया यहाँ पे। ये देखो तुवालू का लोकेशन। तो पापुआ न्यू गिनी के ईस्ट में है, और पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक स्ट्रेट है। उस स्ट्रेट का नाम मैंने आपको बोला है होमवर्क। ठीक है, तो उस स्ट्रेट का नाम होमवर्क करके बताना आपको। चलिए आइए, अब क्या कह रहा है? ठीक है, तुवालू के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए। तो तुवालू देखने से क्या कर रहा है? तुवालू एक आइलैंड दिख रहा है, एक आइलैंड है, और इस आइलैंड की विशेषता क्या है? ये थोड़ा सा लक्षद्वीप से मिलता जुलता आइलैंड है। ये भी एटॉल से मिलकर निर्मित नहीं हुआ है। कह रहा कि 9 एटॉल से मिलकर क्या है? 9 एटॉल से मिलकर आपकी तुवालू का जन्म हुआ है, मतलब तुवालू का निर्माण हुआ है।
वर्ल्ड का निर्माण क्या है, नो एटॉल से मिलके हुआ है। आईयूसीएन के बारे में 1948 में आईयूसीएन की स्थापना की गई, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में आईयूसीएन का मुख्यालय है। ओके, 16वां नंबर कॉन्सेप्ट समझ, ठीक है। अब आते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 17 में, हम 17वां नंबर टॉपिक को समझते हैं। 17वां नंबर टॉपिक आपका है वो है राष्ट्रीय पोषण अभियान 2025, नेशनल न्यूट्रिशन कैंपेन 2025। ये कैंपेन की अभी समापन समारोह बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका समापन हुआ देहरादून उत्तराखंड में, देना जो हिमालयन कल्चरल सेंटर है, हिमालयन कल्चरल सेंटर देहरादून उत्तराखंड में नेशनल न्यूट्रिशन कैंपेन का एंड हुआ, समापन हुआ। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पे सावित्री ठाकुर जी को और बुलाया गया, जो कि केंद्रीय क्या है, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री हैं। जो नेशनल न्यूट्रिशन कैंपेन था, इस नेशनल न्यूट्रिशन कैंपेन का जो लक्ष्य था वो था सुपोषित भारत, स्वस्थ भारत, ठीक है। ये इसका लक्ष्य था, सुपोषित भारत, स्वस्थ भारत। इस लक्ष्य के साथ नेशनल न्यूट्रिशन कैंपेन स्टार्ट किया था, सुपोषित भारत, स्वच्छ भारत के साथ, ठीक है। यह अभियान मिशन सक्षम, ठीक है, आंगनवाड़ी, मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के अंतर्गत संचालित था। मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के अंदर किस थीम के बेस इसको स्टार्ट किया था, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। तो लक्ष्य क्या था, देखो नेशनल, आपको 3 चीज याद रखना है। समापन कब हुआ, इसका लक्ष्य क्या था, और इसकी किस थीम पे इसको स्टार्ट किया गया, ये 3 फैक्ट दिमाग रखना है। तो समापन का हुआ हिमालयन कल्चरल सेंटर देहरादून उत्तराखंड में इसका समापन हुआ। लक्ष्य क्या था, सुपोषित भारत, स्वस्थ भारत, ये इसका लक्ष्य था, सुपोषित भारत, स्वस्थ भारत लक्ष्य था। किस थीम बेस्ड, तो स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, ये थीम था, ठीक है। नेक्स्ट मेरे भाई ध्यान रखना, यहाँ पे आपका एक ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी का नाम है तफान ज्वालामुखी। क्या है ज्वालामुखी का नाम, तफ्तान ज्वालामुखी, ठीक है। तफ्तान ज्वालामुखी, आजकल आइलैंड्स में ज्वालामुखी में क्या देख रहा हूं, जो मृत ज्वालामुखियां हैं उनमें उफान देखने को मिल रहा है या नीचे मैग्मा बन रहा है, इस बात की एविडेंसेस मिलना। अब देखते हैं तफ्तान ज्वालामुखी में ऐसा क्या हुआ कि न्यूज में आ गई। पहली बात, तफ्तान ज्वालामुखी आपके ईरान में स्थित है। अभी ईरान ने एक संधि साइन की है जिसकी वजह से ईरान न्यूज में था, ठीक है। और ईरान से रिलेटेड दूसरा फैक्ट है, ठीक है। अब देखो ये लोकेशन ध्यान दो, तप्तान वाल्केनो। अब तप्तान वाल्केनो इसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। अब तप्तान वाल्केनो ध्यान देना, ये यहीं से आपका क्या स्टार्ट हो जाता है, इधर जाओगे तुरंत पाकिस्तान। तो इसी के लिए इसकी जो मतलब कल को अगर उफान मारेगा तो इससे पाकिस्तान प्रभावित होगा। और सिंपल सी बात है कि अगर कल को इसमें उफान आ गया तो इसकी धूल और राख का इंपैक्ट क्या है, हो सकता है भारत के वेस्टर्न एरिया पे ही पड़े, इस वेस्टर्न एरिया पे ही पड़ जाए, ठीक है। तो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है ईरान, ठीक है। ईरान हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ईरान देखोगे इधर ईरान की जो सराउंडिंग बाउंड्रीज है ना वो बेहद इंपॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है। ईरान बेहद इंपॉर्टेंट है, समझ जाना। ऊपर आपको बताओ ये क्या कैस्पियन सी है, ये ऊपर क्या ईरान के इस पोर्शन पे क्या ये कैस्पियन सी है, ठीक है। इधर तो आपको पर्शियन गल्फ दिख रहा है, इधर तो आपको पर्शियन गल्फ दिख रहा है, ठीक है ना। ये भी एक स्ट्रेट है, ये भी एक स्ट्रेट है। आप चाहो तो इस स्ट्रेट का नाम बता दो, आप चाहो तो इस स्ट्रेट का नाम बता सकते हो, ओके। देखो क्या हुआ कि एक सैटेलाइट डाटा आता है जिसकी वजह से ये ज्वालामुखी न्यूज में आती है। एक सैटेलाइट डाटा क्या आता है मेरे भाई, तो सैटेलाइट डाटा ये कहता है कि जुलाई 2023 से मई 2024 के बीच में जब एनालिसिस किया गया तो यहाँ की जो लैंड है, जो जमीन है, वो 9 सेंटीमीटर ऊपर आ गई। एक साल में कितना, 9 सेंटीमीटर। तो भाई फॉर एग्जांपल ये मान लो कि भाई तफ्तान, ठीक है, वॉल्केनो क्षेत्र है, ये तफ्तान वॉल्केनो क्षेत्र है। अब तफ्तान वॉल्केनो क्षेत्र है और मान लो कि भाई यहाँ पे अभी क्या डाटा आया कि डाटा ये आया कि ये जमीन क्या है 9 सेंटीमीटर ऊपर आ गई, 9 सेंटीमीटर ऊपर आ गई। तो भाई ऊपर आई है तो कोई तो ऐसा फोर्स हुआ होगा जो इसको ऊपर की तरफ ढकेल रहा है, कोई तो फोर्स होगा ना जो ऊपर की तरफ ढकेल रहा है और लैंड को, सतह को ऊपर की तरफ ढकेल रहा है। मीन्स क्या है, मीन्स क्या है कि नीचे मैग्मा हो सकता है, कि नीचे मैग्मा बन रहा है और मैग्मा क्या कर रही है, फोर्स लगा रही है, तो जमीन ऊपर है। तो इन फ्यूचर हो सकता है, कहने का मतलब कि तफ्तान वॉल्केनो में आपको उद्भव देखने मिले। मैं उम्मीद करूंगा जब तफ्तान वॉल्केनो में उद्भव आए उसके पहले आपका रिजल्ट हो जाए, ठीक ना। अच्छा ये हमारा हो गया कितना टॉपिक, टॉपिक नंबर 18 था, ये 18वीं टॉपिक थी। अब देखो
18वीं टॉपिक थी। 1 घंटा हमारी क्लास का हो गया, 18 टॉपिक्स हमने इसमें समाप्त किया। अब हम लोग आते हैं अपनी 19वीं टॉपिक की तरफ। ठीक है, 19वीं टॉपिक एक इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे लिखा गया है। लिखा है कि छत्तीसगढ़ में एक वन्यजीव अभ्यारण्य है जिसका नाम है बारनवा पारा। ये ध्यान देना, इसको ध्यान रखना, इस वन्यजीव अभ्यारण्य को। ठीक है, तो कह रहा है कि जो बारनवा पारा, एक तो डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा कि बारनवा पारा वन्यजीव अभ्यारण्य कहां लोकेटेड है, एक तो ये आ सकता है। तो कह रहा है कि ये स्थानीय रूप से विलुप्त हो चुके थे, लेकिन ठीक है पुनः ये बेसिकली एक क्या है कि काला हिरण है, एक काला हिरण है जो लगभग स्थानीय रूप से विलुप्त है, तो इनको पुनः स्थापित मतलब इनके संरक्षण की अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने घोषणा की है कि हम बारनवा पारा वन्यजीव अभ्यारण्य में इनको बसाएंगे, इनका संरक्षण करेंगे। इसके लिए न्यूज में है, तो हमारे लिए आपके दिमाग में आ सकता है। ठीक है, कि एक तो बारनवा पारा वन्यजीव अभ्यारण्य आ सकता है, दूसरा जो ब्लैक डक को भी हाल ही में कहां पुनः स्थापित करने की घोषणा की गई है, तो बारनवा पारा वन्यजीव अभ्यारण्य में। ठीक ना, ओके ओके, चलो भाई नेक्स्ट देख लेते हैं। थोड़ा बीच में क्लास जो आपको बॉस लग रहा होगा ना, देखो वो थोड़ा आवाज अच्छे से जाए तो पॉज करके थोड़ा गले की खराश दूर हो जा रही है तो फिर क्लास रिकॉर्ड करते हैं। बट कोई दिक्कत नहीं, मुझे बहुत इतनी दिक्कत नहीं कि सांस ना रोक पाए। 20वां नंबर को टॉपिक आ जाओ। तो आज का 20वां नंबर टॉपिक क्या है? 20वां नंबर टॉपिक है वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक। इस एमपीआई रिपोर्ट के ऊपर मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई है। देखो ये क्या, ये पहली बात तो ये रिपोर्ट जो है वो जारी करता कौन है? तो संयुक्त रूप से यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ठीक है ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव OPHI, तो इसको UNDP और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया था। ठीक ना, ओके, इस रिपोर्ट को जारी किया था। अब हम देखेंगे नेक्स्ट देखें कि ये रिपोर्ट किस शीर्षक से आई, किस टाइटल से आई। तो इस रिपोर्ट का टाइटल था ओवरलैपिंग, ठीक है, हॉर्डशिप्स, ओवरलैपिंग हॉर्डशिप्स, पॉवर्टी एंड क्लाइमेट हजार्ड्स। हजार्ड्स का मतलब क्या होता है? संकट से होता है। ठीक है, तो ओवरलैपिंग, ठीक है, हार्डशिप्स, ठीक है, पॉवर्टी एंड क्लाइमेट हजार्ड्स। ठीक ना, क्या इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे बात लगी मेरे भाई, जिसमें मैंने शॉर्ट्स भी बनाया था, वो ये था कि पहली बार यह आकलन किया गया कि बहुआयामी गरीबी में रह रहे लोग 4 प्रमुख जलवायु खतरों से प्रभावित है। तो बेसिकली क्या होगा कि कहने का मतलब ये है कि इसने मेजरमेंट किया कि पहली बार बेसिकली मल्टीपल पॉवर्टी इंडेक्स को, मल्टीपल पॉवर्टीज को एक इंटरकनेक्ट कराया गया क्लाइमेट चेंज से। किससे? क्लाइमेट चेंज, बेसिकली क्लाइमेट चेंज क्या, क्लाइमेट रिस्क से। और जिन 4 प्रमुख जलवायु खतरों का बेसिकली इसके ऊपर प्रभाव देखा गया, तो 4 प्रभाव खतरे क्या थे? एक तो ड्रॉट यानी सूखा था, एक्सट्रीम हीट यानी भीषण गर्मी था, फ्लड यानी बाढ़ था, और एयर पॉल्यूशन। तो इन 4 खतरों को इससे का क्या इंपैक्ट होता है एमपीआई पे, ठीक है, मल्टीपल पॉवर्टी इंडेक्स पे या मल्टीपल पॉवर्टी के ऊपर, इसको स्टडी किया गया। अब बोलोगे आप तो स्टडी किया गया, तो स्टडी में कुछ तो कंक्लूजन निकला होगा। तो स्टडी में क्या कंक्लूजन निकला? भारत के संदर्भ में और वैश्विक संदर्भ में, दोनों ही संदर्भों में हम लोग देखेंगे। तो कह रहा है कि 109 देशों में स्टडी किया गया, तो 6.3 बिलियन आबादी में से 1.1 बिलियन लोग कह रहा है कि चरम बहुआयामी गरीबी यानी एक्सट्रीम मल्टीपल पॉवर्टी से क्या है प्रभावित है और जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ठीक है, तो कल को मान लो कि फूड सिक्योरिटी क्यों जरूरी है, फूड सिक्योरिटी क्यों जरूरी है, तो इन सब के ऊपर, फूड सिक्योरिटी वगैरह के ऊपर कल को क्वेश्चन आए, एसडीजी के ऊपर क्वेश्चन आए, तो हम लोग इन चीजों को लिख सकते हैं कि अभी भी क्या है कि 1.1 बिलियन पॉपुलेशन क्या है आपके चरम यानी एक्सट्रीम बहुआयामी गरीबी से प्रभावित है। एक्सट्रीम यानी चरम बहुआयामी गरीबी से प्रभावित है, चरम मल्टीपल पॉवर्टी से प्रभावित है। ओके, मल्टीपल पॉवर्टी से प्रभावित है। तो पहली कंक्लूजन लिखना। आगे देखिए क्या है, इसमें 43.6% लोग आधे या उससे अधिक एमपीआई संकेतकों में गंभीर वंचना चल रहे हैं। दुनिया की 80%, सबसे प्यारा देखो,
जो इंडेक्स यहाँ पे बात लिखी गई है वो यहाँ पे बात लिखी गई है कि दुनिया की 80% से अधिक जो गरीब आबादी है वो जलवायु जोखिम वाले क्षेत्रों में रहती है। ठीक है, यानी गरीब लोग कह रहा है कि लोअर क्वालिटी ऑफ लाइफ जी रहे हैं। ठीक है, जो एक्सट्रीम जो जलवायु जोखिम वाले क्षेत्र हैं, जो हम लोग कह सकते हैं कि एक्सट्रीमली जो क्लाइमेट रिस्क, सूखे वाले क्षेत्र में, बाढ़ वाले क्षेत्र में, बदबूदार के क्षेत्र में, गंदगियों में, नालों के पास, ठीक है, झुग्गी झोपड़ियों में ऐसे रह रहे हैं। ठीक है, भारत के संदर्भ में कह रहा है ये डाटा, कह रहा भारत में अगर हम लोग गरीबी के डाटा देखें तो हम अगर इधर, ठीक है, इधर ईयर लिखे, इधर वर्ष लिखे और इधर हम लोग क्या लिखे कि एमपीआई रेट लिखे, मल्टीपल पॉवर्टी रेट लिखे, दर लिखे, तो पाया क्या जाता है कि वर्ष 2005-6 की अगर मैं बात करूं, ये मान लो फॉर एग्जांपल कि ये टाइमलाइन मान लो आप, ये टाइमलाइन आप मान लो कि 2005-6 है, क्या है मेरे भाई, ये टाइमलाइन फॉर एग्जांपल मान लो आप कि 2005-6 है, और ये टाइमलाइन आप मान लो कि आपका जब स्टडी किया गया है तो मान लो कि 2019-21 है। तो कह रहा है कि एमपीआई रिपोर्ट में कि भाई देखने को क्या मिलता है कि पहले जो गरीबी थी, ठीक है, वो 55.1% थी। कितनी? 55.1% थी, और अभी ये घट के कितनी हो गई है, तो अभी ये घट के 16.4%। यानी भारत ने गरीबी की से रिलेटेड जो योजनाएं चली वो तो सफल हुआ है। ये बताता है कि अभी एमपीआई रेट कितना है, तो अभी 16.4%। तो ये मेंस में इस तरह के डाटा को आप लोग फ्लोज बना के भी यूज कर सकते हो। ये सारा बना के बताना, क्योंकि कोई वनडे परीक्षा का ये क्लास नहीं है। ठीक है, वनडे परीक्षा कोई दे रहा हो, भले ऐसे क्लास देख रहा हो उसके काम आए, बट मैं आपको उस लेवल पे तैयार करना चाहता हूं जिससे आप समझ सके। ठीक है ना। अच्छा देखो, आपकी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुई है, तो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज आप पीसीएस अभ्यास के साथ ज्वाइन करके आप उसको नियमित तौर पे अपना आकलन कर सकते हैं। ठीक है ना। देखिए, अच्छा आगे देखिए, यहाँ आपको हमने क्या क्या एक स्ट्रक्चर दे दिया है। तो एमपीआई में हमको पता है कि बेसिकली 3 मेजर पिलर्स होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं जीवन स्तर, एजुकेशन, हेल्थ। ठीक है, तो जीवन स्तर में कौन कौन से पॉइंट्स हैं, शिक्षा में कौन से पॉइंट है, स्वास्थ्य में कौन से पॉइंट है, ये हमने एक भारांश भी इसका दे दिया, जिसको आप लोग इजिली देख और सुन समझ सकते हैं। ठीक है ना। और ठीक है, और वही मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि जो एमपीआई गणना में पिलर्स है, तो स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर है। देखो यहाँ पे मैंने 3 पिलर्स किया, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। इसके 10 संकेतक है, तो 2 संकेतक यहाँ पे, 2 इसके 4, और जीवन स्तर के 6 संकेतक है। तो जीवन स्तर के 6 संकेतक, खाना पकाने के लिए जो ईंधन है, जो एलपीजीज है, स्वच्छता है, पीने का पानी है, बिजली है, आवास है, संपत्ति का स्वामित्व है, ये 6। ठीक ना। तो इस तरीके से हमारा क्या हुआ, ये टॉपिक नंबर हमारा 20 खत्म हुआ। टॉपिक नंबर 21 को ध्यान से देखो, तो टॉपिक नंबर 21 तो खैर फैक्चुअली है, तो इसको 21 क्या जीने, बट गिन ही लो। ठीक है, ये कह रहा है कि भारत के 3 प्रमुख बंदरगाह, एक बंदरगाह का नाम लिखा है दीनदयाल पोर्ट, तो दीनदयाल पोर्ट कहाँ पे है, गुजरात में है। एक है वीओ चिदम्बरम पोर्ट, इसका नाम है उड़ीसा में, और पारादीप पोर्ट उड़ीसा। यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन हब की शुरुआत की, क्या ग्रीन हाइड्रोजन हब की शुरुआत की। भारत के 3 प्रमुख बंदरगाह कहाँ पे, तो वो है दीनदयाल पोर्ट, वो है वीओ चिदम्बरम पोर्ट, और वो है पारादीप पोर्ट। इन तीनों ही पोर्टों में ग्रीन हाइड्रोजन हब की शुरुआत की गई। ये तीनों पोर्ट कहाँ पे लोकेटेड है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो दीनदयाल पोर्ट गुजरात में है, वीओ चिदम्बरम पोर्ट उड़ीसा में है, पारादीप पोर्ट आपका। अच्छा बताओ, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, एक सेकेंड, 21वां नंबर टॉपिक आप लोग ध्यान से देखिए अब। ठीक है, हम ग्रीन हाइड्रोजन हब को घेलुआ मान लेते हैं, छोटा टॉपिक था। ठीक है, चलिए इसको लिख ही लेते हैं ना, अच्छा रहेगा हमारे लिए। 21 नंबर टॉपिक, 22 नंबर टॉपिक देखिए, 22वां नंबर टॉपिक। 22वां नंबर टॉपिक आपकी माइनिंग के ऊपर है। बेसिकली जो खनिज संसाधन है हमारे पास, जो रिसोर्सेज हमारे पास, जो मिनरल्स हमारे पास, उसके ऊपर है। ये भारत का पहला इस टाइप का हम लोग कह सकते हैं कि स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स है, तत्परता सूचकांक है राज्य खनन से संबंधित। ठीक है, ध्यान देना। तो कह रहा है ये रिपोर्ट बेसिकली क्या कह रहा है, कह रहा है कि टॉप 3 खनिज संसाधनों से समृद्ध जो टॉप 3 स्टेट है, उनका नाम है मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। तो खनिज संसाधनों से समृद्ध जो स्टेट है उनका नाम क्या है,
उनका नाम है मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, जहां पे सर्वाधिक खनिज संसाधन है। ठीक है, तो खनिज संसाधनों में समृद्ध है, देखो ये चीज, ठीक है ना। और मध्यम खनिज संसाधन वाले राज्यों में आप ध्यान देना, मध्यम खनिज संसाधन वाले राज्यों में आपका नाम किसका है, उत्तर प्रदेश का। तो उत्तर प्रदेश के में खनिज संसाधनों के ऊपर क्वेश्चंस बन के आते हैं जो जीएस पेपर 5 में। तो आप बता सकते हो, जीएस पेपर 5 में इस फैक्ट का आप यूज कर सकते हो। ध्यान देना कि हाल ही में जारी राज्य खनन तत्परता सूचकांक के अनुसार उत्तर प्रदेश मध्यम खनिज समृद्ध राज्यों की सूची में शामिल है। ठीक है, ये चीज जानना। और सीमित, जहां पे बहुत नाम मात्र खनिज संसाधन है, सीमित खनिज संसाधन है, उनमें आपका पंजाब, झारखंड, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य है। तो उत्तर प्रदेश किसमें है, उत्तर प्रदेश मध्यम खनिज संसाधन वाले राज्यों में शामिल है। ठीक है, सबका टॉप थ्री, ठीक है ना। ओके, तो सर्वाधिक खनिज संसाधन यहाँ पे मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर गुजरात। आप देखो यहाँ पे एक रिवर का मैंने नाम लिखा मेरे भाई। इस रिवर में एक्चुअली क्या है, ये रिवर पॉल्यूटेड हो रही थी, बहुत प्रदूषित हो रही थी, जिसको लेके काफी शिकायतें गई थी। उन शिकायतों के पे क्या हुआ कि फिर एनजीटी एक्टिव होती है। 2022 की शिकायत थी जिसको एनजीटी ने अभी ध्यान में रखा है। इसको ध्यान रखना, एनजीटी की हम लोग कभी समस्याएं बताएं तो हम बता देंगे कि एनजीटी के द्वारा देर में क्या होता है, कार्रवाई की जाती है। तो जो टाइम टेकन प्रोसेस है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मार्कंडा रिवर है। ये रिवर ध्यान देना शिवालिक पहाड़ियों से इस रिवर का उद्गम होता है। घग्गर की ये सहायक रिवर है। अभी काफी पोल्यूटेड हो जा रही थी, जिसके लिए बार बार एनजीटी को लेटर्स दिए गए थे। अब 2022 से इसके लिए लेटर्स दिए जा रहे हैं और एनजीटी ने अभी संबंधित अथॉरिटीज से इस बात की जांच रिपोर्ट मांगी कि क्यों मार्कंडा रिवर पोल्यूटेड हो रही है जात अधिकारियों से। एनजीटी की हम सबको पता है कि स्थापना कब हुई थी, वो 2010 में हुई थी। पर्यावरण संरक्षण इसका उद्देश्य था, प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना इसका उद्देश्य था। तो क्या है मार्कंडा रिवर, तो घग्गर की एक सहायक रिवर है जो पोल्यूटेड हो रही थी, शिवालिक पहाड़ी से उसका उद्भव हो रहा है। इसी के लिए एनजीटी से मांग की गई। एनजीटी 2010 में इसकी स्थापना की गई थी। अब पार्टनर नेक्स्ट हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है 22, ये 23 नंबर हो गया मार्कंडा रिवर। 23वां नंबर क्वेश्चन हमारे लिए 24वां नंबर टॉपिक आपका है हेनले पासपोर्ट सूचकांक। हेनले पासपोर्ट सूचकांक, हेनले पासपोर्ट सूचकांक के बारे में बस आपको दिमाग रखना है कि भाई जारीकर्ता कौन सा है, तो हेनले एंड जो पार्टनर्स है। देखो हेनले पासपोर्ट सूचकांक दिखाता है कि किस देश का पासपोर्ट कितना पावरफुल है। तो बेसिकली पासपोर्ट के पावरफुल होने से संबंधित है, पासपोर्ट के पावरफुल होने से संबंधित है। पावरफुल होने से, शक्तिशाली होने से इसका संबंध है, पासपोर्ट के शक्तिशाली होने से। तो जारीकर्ता कौन हो गया, हेनले एंड पार्टनर्स। टॉप 3 जो कंट्री हो गया वो सिंगापुर। सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किसका है, सिंगापुर का है। ध्यान देना, अक्सर हम लोग जापान से फेमस फंस सकते हैं। जापान की पासपोर्ट पहले के इंडेक्सेस में जापान सर्वाधिक पावरफुल पासपोर्ट था। अगर आपके पास सिंगापुर का पासपोर्ट है तो 193 देशों में आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, वीजा मुक्त गतिविधियां हैं 193 कंट्रीज में। ठीक है, तो यानी 193 देशों के द्वारा मान्यीकरण है, मान्यीकृत है 193 देशों के द्वारा सिंगापुर के साथ, ये अच्छी बात है। साउथ कोरिया का पासपोर्ट अगर आपके पास है तो 190 देशों में आप वीजा मुक्त ट्रैवल कर सकते हो। जापान का है तो 189 देश में। तो टॉप सबसे सर्वाधिक पावरफुल सॉरी, ठीक है, जो पासपोर्ट है किसका है, वो सिंगापुर का है। ओके, भारत का पासपोर्ट क्या है, भारत को 85वां रैंक है, 85th रैंक है। भारत का पासपोर्ट अगर आपके पास है तो मोदी जी का सीना कितना है, 56 इंच का। उससे एक देश ज्यादा ही आप घूम सकते हो, यानी कितना देश, 57 देश, 57 कंट्रीज। ओके, याद हो गया। भारत का कितना रैंक है, 85th रैंक। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2025 जारी किया गया किसके द्वारा, हेरिटेज फाउंडेशन एंड द, ठीक है, वॉल स्ट्रीट जनरल के द्वारा। हेरिटेज फाउंडेशन और द वॉल स्ट्रीट जनरल के द्वारा, ठीक है, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स जारी किया गया। और इस इंडेक्स में भारत को 128वां स्थान मिला। कौन सा स्थान, 128वें स्थान पे भारत है। भारत 53 के स्कोर के साथ 128वें रैंक पे है। भारत का स्थान कितना है, 153 रैंक है इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में। सर्वाधिक फ्रीडम, आर्थिक रूप से सर्वाधिक स्वतंत्र देश कौन सा है, सिंगापुर। यानी ये क्या है, आर्थिक रूप से सर्वाधिक स्वतंत्र देश है। आर्थिक रूप से सर्वाधिक स्वतंत्र देश अब कौन है, तो
आर्थिक रूप से सर्वाधिक स्वतंत्र देश आपका है वह है सिंगापुर। सिंगापुर, ठीक ना, ओके। चलिए भैया, अब ये हो गया आपका टॉपिक नंबर 25, 25 टॉपिक। अब देखिए टॉपिक नंबर 26, 26वां जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आप ध्यान से देखिए। 26वां टॉपिक जो कि यूपी से संबंधित है, ये मेंस में बेहद इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन सिकंजा। तो ऑपरेशन सिकंजा में सिकंजी नहीं पीना है, बल्कि जो सॉफ्ट हम लोग कहते हैं, जो व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स हैं, जिसको हम लोग कहते हैं जो व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स हैं, जो सफेद पोस्ट अपराधी हैं। सफेद पोस्ट अपराधी किसे कहते हैं? तो बेसिकली सफेद पोस्ट अपराधी उनको कहते हैं। इनका संबंध बेसिकली आर्थिक धोखाधड़ी या आर्थिक अपराधों में संलग्न होते हैं। जो सफेद पोस्ट, जो व्हाइट कॉलर आपके क्रिमिनल्स होते हैं, ये क्या होते हैं? ये इकोनॉमिक फ्रॉड्स में संलिप्त होते हैं। अब देखिए किस एजेंसी के द्वारा जारी किया गया? तो इसको जारी किया गया उत्तर प्रदेश पुलिस आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, EOW, ठीक है, EOW, तो इसको जारी किया गया, ठीक है। उत्तर प्रदेश पुलिस आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ द्वारा। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ की गठन कब किया? तो यहाँ पे लिखा कि 1970 में एक मतलब CID के अंदर इसकी गठन किया गया, EOW का। तो उत्तर प्रदेश पुलिस और आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ के द्वारा, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ के द्वारा बेसिकली इसकी शुरुआत की गई, ठीक है। और लगभग 23 फरार अपराधियों को, जो आर्थिक रूप से फरार अपराधी थे, फ्रॉड अपराधी थे, उनको धरपकड़ भी किया गया। कितना? 23। तो EOW के बारे में कह रहा है इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1970। EOW की स्थापना 1970 में थी विद इन द CID हैंडल इकोनॉमिक क्राइम। तो इकोनॉमिक CID के अंतर्गत, बेसिकली इकोनॉमिक क्राइम के अंतर्गत इसकी स्थापना, इसको ये एक विंग है या हम कह सकते हैं इसके अंतर्गत किया गया था 1970 में इसकी स्थापना, ठीक है ना। तो ये दिमाग रहा। तो कभी भी यूपी के सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आया तो हम इसको यूज कर सकते हैं। लंबे समय तक फरार आर्थिक अपराधियों की गिरफ्तारी से इसका संबंध था। सर्वाधिक सार्वजनिक धन की वसूली जिनके द्वारा की गई, सफेद पोस्ट अपराध हो उनके लिए, ठीक है। 27th नंबर क्वेश्चन को हम लोग ध्यान देंगे। 27th नंबर टॉपिक जो कि अरावली रिलेटेड इशूज है। 27th नंबर टॉपिक क्या है, मैंने इसके बारे में इन डिटेल बताया है। आपको बस दिमाग में रखना है कि 100 मीटर इज ग्रेटर देन और इक्वल। एक तो डिफिनेशन ये जिसकी वजह से बराबर है, और दूसरी डिफिनेशन ये जिसकी वजह से है कि अगर 500 मीटर दो पर्वतीय चोटियों के बीच में अगर, ठीक है, अगर 500 ये डिस्टेंस, अगर इन दोनों लोग के बीच में अगर ये जो डिस्टेंस है अगर 500 मीटर से अधिक है, तो इस दो डिफिनेशंस के ऊपर अभी हाल ही में एक निर्णय लिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरह, और उसी निर्णय का बवाल हुआ और फिर सेव अरावली स्टार्ट हो गया। सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय था। 100 मीटर क्या है कि भाई कोई भी पर्वत अगर 100 मीटर से कम ऊंचा है तो वो अरावली की चोटियां, अगर किसी भी चोटी की, अरावली की कोई चोटी अगर 100 मीटर से कम ऊंची है तो उसको पर्वत अरावली की चोटी के तौर पे नहीं काउंट किया जाएगा। और अगर दो चोटियों के बीच में 500 मीटर से ज्यादा का गैप है तो भी उनको अरावली की चोटी नहीं माना जाएगा। हाँ, अगर फॉर एग्जांपल की मान लो ये एक चोटी X है, ये एक चोटी X है, इस चोटी को हम कह सकते हैं, अब सिंपल डिफिनेशन तो 500 मीटर से दूर होना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मान लो 500 मीटर से अंदर की कोई चोटी है, ठीक है, और वो भले ही लेस देन क्या हो, लेस देन 100 हो, लेस देन 100 हो, तो भी उसको अरावली की चोटी के तौर पे काउंट किया जाएगा। इस चीज को क्लियर देख लेना, ठीक है। ये डिफिनेशन है जिसको लेके बवाल हुआ, ठीक है। अब यहां पे कह रहा है कि बिल्कुल देखो, ठीक है, रिवर्स एंड वेटलैंड्स ऑफ अरावली रीजन। अरावली का संरक्षण क्यों जरूरी है कि अरावली रीजन के अंतर्गत कौन कौन सी नदियां और बेसिकली आपके रीजन्स आती हैं। तो देखो यहाँ पे जो रिवर्स आती हैं, ठीक है, सभी और इंदौरी हरियाणा में है। लूनी जिसको हम लोग दक्षिण की पश्चिम की गंगा कहते हैं, लूनी, जवाई, कांति, ठीक है, तमाम सारी रिवर्स है, ठीक है, राजस्थान की, ठीक है, फिर ठीक है गुजरात की लेक्स है। यहाँ पे जो वेटलैंड्स है ना, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी, ये अरावली रेंज में ही पड़ता है बेसिकली आपका सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी। फिर इसके बाद से यहाँ पे आप देखोगे एक वेटलैंड में, ठीक है, ठीक है, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, आ गए हैं क्लास में, बस हम आधे घंटे के अंदर काम कर देंगे सर। ठीक है ना।
अशोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है ना, ये सब मतलब है, ठीक है। अब हम लोग आएंगे 28 नंबर टॉपिक पे। 28 नंबर टॉपिक हमारा एक और रिवर ही होगा, ठीक है। उस रिवर का नाम है आपका कुनार नदी और पर डैम निर्माण। देखिए अफगानिस्तान के तालिबान सुप्रीम लीडर, ठीक है, लिबतुल्लाह अखुंदजादा ने मतलब कुनार नदी पर एक डैम के निर्माण की आदेश दिया। बेसिकली आपको क्या लिखना है कि कुनार रिवर एक्चुअली क्या है, ये भारत कह रहा हूं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से होके बहती है, अफगानिस्तान से होके आती है, पाकिस्तान से होते हुए फिर ये आगे चल के आप देखेंगे, ठीक है, काबुल नदी में मिल जाती है, ठीक है। और काबुल नदी हमको पता है फिर सिंध में मिलती है। मतलब क्या है, कुनार रिवर मिलती कहाँ पे, काबुल रिवर में, और काबुल रिवर बाद में क्या है, सिंध रिवर में आके मिल जाती है, ठीक है। तो ये आपका होगा सिंध रिवर, और ये इधर से बह के आ रही है आपकी काबुल, और ये आपका हो गया कुनार रिवर, ठीक है। तो कुनार का संगम काबुल में होता है और फिर काबुल अंततः सिंध रिवर में मिल जाती है, जानना। तो इसी पे क्या हुआ, इन्होंने बोला कि भाई हम कुनार रिवर क्या करेंगे, एक डैम बनाएंगे। डैम बनाएंगे तो क्या होगा भाई, इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, प्लस क्या है, हम इसके पानी को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, रोक के थोड़ा सा पाकिस्तान को बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो डैम बनाने की योजना पे काम कर रही है, ठीक है, अफगानिस्तान। अच्छा भैया, अब ये आपका देखिए कुनार नदी, यहाँ पे आप बहुत ध्यान से देख सकते हो कि इधर, ठीक है, इधर ये देखो आपका बहते हुए आ रही कौन, इधर आपकी बहती हुई आ रही है बेसिकली कुनार नदी, जिस पे डैम बनाया जाने वाला है, ठीक है। अब ये देखो आपका एक रिवर है, ये रिवर कौन सी है, ये बेसिकली आपकी सिंध रिवर है, ठीक है। यहाँ पे देखो इस रास्ते आपका काबुल रिवर है, ये काबुल रिवर आ रही है, और ठीक है, यहाँ पे आपका आके वो मैच कर जाती है किससे, तो मिल जाती है काबुल नदी से, ठीक है ना। और काबुल नदी की एक और ट्रिब्यूटरी है, स्वात नदी भी उसी की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है ना, ध्यान देना। तो ये उस नदी की मैप्स हो गए, लोकेशंस हो गए। 29 नंबर टॉपिक हम देखें, 29 नंबर टॉपिक तो वह ग्लोबल लैंड आउटलुक थीमेटिक रिपोर्ट ऑन इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी एंड लैंड रिस्टोरेशन। इस रिपोर्ट का नाम क्या है, ये रिपोर्ट बहुत ही प्यारी रिपोर्ट है, यूएनसीसीडी और सीएमएस यानी कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज, ठीक है, यूएनसीसीडी और सीएमएस ने हाल ही में ग्लोबल लैंड आउटलुक थीमेटिक रिपोर्ट ऑन इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी एंड लैंड रिस्टोरेशन, ठीक है, इसमें बेसिकली क्या है कि कैसे लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, कैसे लैंड डिग्रेडेशन को बढ़ावा मिल रहा है, इस रिपोर्ट में एक्चुअली इसका डाटा दिया गया है। अब देखिए क्या बोला जाता है, तो कह रहा है कि हाल ही में अबू धाबी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी आयुषियन की एक कॉन्फ्रेंस था। तो इसी आयुषियन का एक कॉन्फ्रेंस था, इसी कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ कि इस रिपोर्ट को ग्लोबल लैंड आउटलुक थीमेटिक रिपोर्ट ऑन इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी एंड लैंड रिस्टोरेशन को जारी किया गया। जारी करता कौन है, तो यूएनसीसीडी और सीएमएस ने संयुक्त रूप से इसको जारी किया गया, यूएनसीसीडी और सीएमएस के द्वारा, ठीक है। ये रिपोर्ट कहती क्या है, तो ये रिपोर्ट कहती है कि पृथ्वी की लगभग 1/3 भूमि सतह मानवीय गतिविधियों के कारण क्या है, परिवर्तित हो गई है, ठीक है, परिवर्तित हो गई है, चेंज हो गई है, उसका प्रतिरूप चेंज हो गया है। और पृथ्वी की लगभग 40% लैंड क्या है, क्षरण के लैंड डिग्रेडेशन के अंतर्गत आ चुका है। और इस 40% लैंड पे लगभग 50% पॉपुलेशन निवास करती है। इस 40% लैंड पे 50% पॉपुलेशन। दुनिया की लगभग 60% से ज्यादा नदियों के रूट्स को बदले गए हैं, यानी उसका जो मार्ग है, मार्ग परिवर्तित किया गया है। मार्ग परिवर्तित करने के कारण क्या, डाइवर्सिटी पे बेसिकली मछलियों के ऊपर बहुत सारी निगेटिव इंपैक्ट पड़ा है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मेकांग रिवर है, ठीक है ना, मेकांग रिवर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा यूएनसीसीडी के बारे में लिखा है, कह यूएनसीसीडी 3 ग्लोबल समझौतों में से एक है, यूएनसीसीडी के बारे में, ठीक है। देखो कह रहा है जिन्हें रियो कन्वेंशन 1992 के नाम से जाना जाता है। आगे कह रहा है जिसमें यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी UNFCCC और CBD कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी शामिल है। CCD के बारे में 1994 में इसकी स्थापना की गई। ये क्या है, एक एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी, ध्यान देना, UNCCD क्या है,
इसकी प्रभाविता क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि भाई ये कानूनी रूप से एक बाध्यकारी, एक बाइंडिंग कह सकते हैं, एक बाइंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है। इसलिए मतलब सुझावकारी केवल नहीं है कि केवल ये सुझाव नहीं देगी, एडवाइजेस नहीं जारी करेगी। तो ये क्या, ये बाध्यकारी है। इसके सुझाव, इसके जो निर्णय होंगे, इसके जो निर्णय होंगे क्या होंगे, वो बाध्यकारी होंगे, बाइंडिंग नेचर के। ठीक है ना। और यूएनसीसीडी का हेडक्वार्टर कहां पे है? तो आपका बॉन जर्मनी में है। तो यूएनसीसीडी का हेडक्वार्टर कहां पे? बॉन जर्मनी में है। ये कानूनी रूप से बाध्यकारी 1994 की स्थापना हुई थी। ठीक है, ये सारी बातें हम लोगों ने देख लिया। चलिए भैया, अब हम लोग देखते हैं टॉपिक नंबर 30 को। टॉपिक नंबर 30 को देखते हैं, 30 नंबर। अभी 30वां नंबर क्या टॉपिक कहता है? आज ये, भारत बना दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर उत्पादक देश। ठीक है, तो सोलर प्रोडक्शन उत्पादन में, सोलर प्रोड्यूसर में भारत तीसरा देश बन गया। चाइना सर्वाधिक जनरेट करती है सोलर एनर्जी का, बहुत ज्यादा करती है, 887 गीगावाट। अमेरिका को बस हम लोग चाहे तो पीछा कर सकते हैं अगर ठान ले। भारत तीसरे नंबर, 125 गीगावाट सोलर एनर्जी का हम लोग जनरेशन करते हैं। ठीक है, सोलर एनर्जी कितना? 125 गीगावाट। ठीक है, भारत ने बहुत सारे ऐसे पहल भी स्टार्ट किए, जैसे रूफटॉप पहल है हमारा। ठीक है, सोलर गतिविधियों को लेके। ठीक है, भारत का टारगेट क्या कि 2030 तक, वर्ष 2030 तक हम रिन्यूएबल एनर्जी से क्या करेंगे? 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करेंगे उसमें। लेकिन से अभी हमने 192 गीगावाट ही क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट कर पाई है। और इस रिन्यूएबल एनर्जी से 192 गीगावाट जो है, इन 192 गीगावाट में से भी 125 गीगावाट जो एनर्जी है वो अकेली सोलर एनर्जी। कैसी है? सोलर एनर्जी है। 31वां नंबर टॉपिक देखिए आप, 31 देखिए। इजरायली संसद, उसका नाम है कनेस्ट, द्वारा पश्चिमी तट अधिग्रहण विधेयक। तो हमने अभी देखा था कि कैसे मिडिल ईस्ट के पीस को लेके एक समझौता हुआ है, कन्वेंशन हुआ। ठीक है, 2 चरणीय। उसके एक ही 2 हफ्ते बाद इजराइल की संसद जो है, जिसका नाम है, देखो चांस है कि संसद का नाम भी पेपर में पूछ सकता है। ठीक है, कनेस्ट, उसने बोला कि भाई हमको वेस्ट बैंक को क्या कहना है कि अधिग्रहण करना है। उसके अधिग्रहण से रिलेटेड एक बिल पास किया, जिसका यूएई ने काफी विरोध भी किया। ठीक है, और एक सक्रिय हम लोग कह सकते हैं अंतराल से ये बिल पास हुआ है, 25-24 के अंतराल से बिल पास हुआ है। ठीक है, माले अदुमीम बस्ती के अधिग्रहण का प्रस्ताव भी पास हुआ, और ये बहुमत से पास हुआ। ये भी बहुमत से पास हुआ है, 25-24 के एक सक्रिय अंतर से। आप देखिए 49 वोटिंग हुई है, 49 में से 25 पक्ष में और 24 अधिग्रहण के विपक्ष में पड़े। ठीक ना, क्योंकि माले अदुमीम बस्ती के अधिग्रहण को लेके बहुमत से वोटिंग पड़ी। बेंजामिन नेतन्याहू की जो पार्टी थी, बेसिकली बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व वाली जो पार्टी थी, लिकुड ने विधेयक से अपने आप को, मतलब इसके समर्थन नहीं दिया था, जो ये वेस्ट बैंक के अधिग्रहण से संबंधित जो विधेयक था। ठीक है, आप यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका इजराइल है। इजराइल के इधर आपको क्या दिख रहा है? ये वेस्ट बैंक दिख रहा है। इजराइल के इधर क्या दिख रहा है आपको? ठीक है, ये वेस्ट बैंक दिख रहा है। ठीक है, कोई मुझे बताएगा क्या? ठीक है, कि ये जो वाटर बॉडी है, इस वाटर बॉडी का नाम क्या है? ठीक है, कोई बताएगा क्या? ठीक है, ध्यान रहा, ये वाटर बॉडी का नाम क्या है? ये जो वाटर बॉडी दिख रही है वेस्ट बैंक और इजराइल के बीच में। ठीक है, इधर क्या है? इधर कोई बताएगा इधर कौन सी कंट्री है क्या? इधर कोई कंट्री? एक बार वेस्ट बैंक का मैप आप लोग ठीक देखो, क्या जॉर्डन है, कुछ और है, बताओ। ठीक है, ये बताना होगा आपको। ठीक है, वेस्ट बैंक के मैप्स पेपर में यूपीपीसीएस ने दिया हुआ है, ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे टॉपिक नंबर 32। टॉपिक नंबर 32 क्या है? 32वां नंबर टॉपिक है हमारा, भारत की पहली डीएनए आधारित हाथी जनगणना की गई। ठीक है, तो हाथी जनगणना सिंक्रोनस ऑल इंडिया एलिफेंट एस्टिमेशन 2021 to 2025 रिपोर्ट, इंडियाज फर्स्ट डीएनए बेस्ड एलिफेंट सेंसस सिंक्रोनस ऑल इंडिया एलिफेंट एस्टिमेशन। ठीक है, 2021 to 2025। ये रिपोर्ट कहती क्या है कि वर्ष 2017 की तुलना में हाथियों की संख्या में 25% की कमी देखी गई है। ये बेहद इंपॉर्टेंट बात है। 17 की तुलना में हाथियों की संख्या कितनी कमी देखी गई है? ठीक है, 25% की कमी। 22,446 हाथी अभी काउंट किया गया है। कर्नाटक में क्या है? सर्वाधिक हाथी हैं। कहां पे सर्वाधिक हाथी हैं? कर्नाटक में। कहां पे? कर्नाटक में।
ठीक है, अब आ जाइए हम लोग 33 नंबर टॉपिक्स को देखते हैं। वो क्या है? बथुकम्मा महोत्सव। बथुकम्मा महोत्सव ध्यान देना, बथुकम्मा महोत्सव की बात से ध्यान देना। पहली बात, बथुकम्मा महोत्सव कहां पे आयोजित किया गया? तो सरूर नगर स्टेडियम में। कहां पे मेरे भाई? सरूर नगर स्टेडियम, हैदराबाद तेलंगाना में। हैदराबाद तेलंगाना। आयोजक किसने किया? तो तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा बथुकम्मा महोत्सव का आयोजन किया गया, तेलंगाना सरकार के द्वारा। 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किए गए, ठीक है, ठीक। 60 टन फूलों का उपयोग, यहाँ पे क्या लिखा है? 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बने, 2 गिनीज इस ड्यूरेशन में, इस ड्यूरेशन में, इस महोत्सव के ड्यूरेशन, इस फेस्टिवल में। एक तो क्या है कि 7 टन फूलों का उपयोग से इतनी फीट यानी 63.11 फीट ऊंची और 11 फीट चौड़ी एक बथुकम्मा पुष्प सजावट किया गया। ये देखो, ठीक है, लगभग 63.11 फीट ऊंची और लगभग ये हम लोग कहते हैं ये चौड़ाई को हम लोग ध्यान दे दें, ठीक है, ये 63.11 फीट ऊंची है, ये हाइट है। और ये जो चौड़ाई है ध्यान देना, ये 11 फीट है। इतनी चौड़ाई के साथ ये मतलब पुष्प सजावट किया गया बथुकम्मा फेस्टिवल है। बथुकम्मा फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? तेलंगाना हैदराबाद में। तेलंगाना हैदराबाद में। दूसरी क्या इंपॉर्टेंट बात बनी मेरे भाई कि 1354 महिलाओं द्वारा अब तक का सबसे बड़ा समन्वित एक ग्रुप डांस किया गया। कितना? 1354, 1354 महिला, कितना? 1354 वुमेन्स के द्वारा, 1354, 1354 वुमेन्स के द्वारा, 3 5 4, ठीक है, ओके। अब हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 33 हो गया, 34 नंबर टॉपिक। इसके बाद से हमारा वन लाइनर स्टार्ट हो जाएगा। 34 नंबर टॉपिक, 34 नंबर भारतीय वायुसेना दिवस की अभी हमने 93वीं वर्षगांठ सेलिब्रेट की। कितनी? 93वीं वर्षगांठ। कब सेलिब्रेट किया? तो 8 अक्टूबर 1932 को, ठीक है। कहां पे सेलिब्रेट किया? तो हिंडन एयरबेस गाजियाबाद में। हिंडन एयरबेस गाजियाबाद। तो भारतीय वायुसेना ने अपने गाजियाबाद स्थित हिंडन एयरबेस पे अपना 93वां वर्षगांठ सेलिब्रेट किया। भारतीय वायुसेना का गठन कब किया था? तो 8 अक्टूबर 1932 को। कब किया गया था मेरे भाई? 8 अक्टूबर 1932 को इसका गठन किया गया था। किस थीम के बेस्ड 2025 का जो वर्षगांठ है उसको, 92वां वर्षगांठ है उसको सेलिब्रेट, 93वां वर्षगांठ सेलिब्रेट किया गया। तो भारतीय वायुसेना अचूक, अभेद्य एवं सटीक, इस थीम के बेस्ड, अचूक, अभेद्य एवं सटीक थीम के बेस्ड, ये अचूक, अभेद्य एवं सटीक। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है? आदर्श वाक्य, ठीक है, आदर्श वाक्य, नभः स्पर्शम दीपम, नभः स्पर्शम दीप्तम, नभः स्पर्शम दीप्तम। ये आदर्श वाक्य है जो भगवत गीता के 11वें अध्याय से लिया गया है। ध्यान रखना। फिर से भारतीय वायुसेना का गठन कब हुआ? कि ये 93वीं वर्षगांठ थी 1932 में, 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना हुई थी। अभी हमने जो 93वां इसका वर्षगांठ उसको सेलिब्रेट किया। तो भारतीय वायुसेना के जो हिंडन एयरबेस है, कहाँ पे? गाजियाबाद में, वहां पे हमने इसको सेलिब्रेट किया। इसकी इस बार 2025 की वर्षगांठ की थीम क्या थी? ठीक है, तो भारतीय वायुसेना अचूक, अभेद्य, सटीक। भारतीय वायुसेना का जो आदर्श वाक्य है वो क्या है? नभः स्पर्शम दीप्तम, नभः स्पर्शम दीप्तम, जो भगवत गीता के 11वें अध्याय से लिया गया है। ठीक है, 11वें अध्याय से लिया गया है। ओके, हासिल। किस प्रीलिम्स में? वाक्य संहिता में जितनी भी क्लासेस हैं सब लिखी हैं। उनसे कहिए कि सारे लेक्चर्स ग्रुप में हैं। एक बार देखना कि अब लेक्चर नंबर, पहला लेक्चर इंट्रो था, दूसरे में होगा या तीसरे में होगा? दूसरे में ही होगा वैसे। अब देखिए, अभी न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश बने। ठीक है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। साने ताकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बने हैं। पहली महिला प्रधानमंत्री जापान की हैं, साने ताकाइची। खुरेल सुख उखनाआ मंगोलिया के राष्ट्रपति हैं। अभी ये खुरेल सुख भारत यात्रा पे आए थे। ठीक है, मंगोलिया के राष्ट्रपति हैं खुरेल सुख। काफी सुख है इनके पास, तो ये भारत आए थे उस सुख को बांटने। अक्काई पद्मशाली, अक्काई पद्मशाली कौन है? तो कर्नाटक की एक प्रसिद्ध ट्रांसजेंडर, ठीक है, कार्यकर्ती हैं। ठीक है, कार्यकर्ता थी। ठीक है,
ट्रांसजेंडर अधिकार कार्यकर्ता थी। ठीक है, अभी क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति में पहली ट्रांसजेंडर सदस्य बनाई गई। ठीक, ये ट्रांसजेंडर खुद ही है, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई है जिसमें इनको एज अ ट्रांसजेंडर मेंबर इनको शामिल किया गया। तो कर्नाटक की प्रसिद्ध ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता हैं ये। ठीक है, कार्यकर्त्री हैं लोग कह सकते हैं। प्रवीर रंजन कौन है? तो अभी इनको सीआईएसएफ के का डायरेक्टर जनरल बनाया गया। किसको? प्रवीर रंजन जी को। ठीक है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ का महानिदेशक बनाया गया। सेंट्रल इंडस्ट्रियल, ठीक है, सिक्योरिटी फोर्स का इनको क्या बनाया गया? महानिदेशक बनाया गया। सेरी सिंह कौन है? तो मिसेस यूनिवर्स 2025 का खिताब जीतने वाली भारत की पहली जीत है। मिसेस यूनिवर्स 2025, मिसेस यूनिवर्स जीती है कौन? सेरी सिंह। ठीक है, और इन्होंने ये खिताब जीता और ये भारत की पहली खिताब है मिसेस यूनिवर्स में। ठीक है, शिरीष चंद्र मुर्मू कौन है? तो अभी आरबीआई के डिप्टी गवर्नर बनाए गए। कौन? शिरीष चंद्र मुर्मू जी अभी क्या हुआ है? आरबीआई के डिप्टी गवर्नर बनाए गए हैं। पंडित छन्नू लाल मिश्रा कौन है? तो हमको बताइए ये क्या है? ये एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है। ठीक है, अच्छा, पद्म भूषण से सम्मानित हैं। पंडित छन्नू लाल मिश्र जी का 89 साल की उम्र में निधन हो गया, अभी इनका देहांत हो गया है। तो ध्यान रखना, पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया था और ये शास्त्रीय गायक है। कुछ और इंपॉर्टेंट घटनाएं देखेंगे तो कह रहा है तमिलनाडु राज्य पुरातत्व विभाग ने तिरुमालपुरम में, ये लोकेशन तमिलनाडु का एक लोकेशन, ध्यान देना, उस लोकेशन का नाम है तिरुमलापुरम। तो तमिलनाडु के इस लोकेशन में लौह युग के कुछ एविडेंस पाए गए, कुछ लौह युग के कुछ साक्ष्य पाए गए। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ ने संस्कृति मंत्रालय गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय, ये तो मैंने खैर आप लोगों को पहले ही बता दिया, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध अभिधम्म दिवस सेलिब्रेट किया गया। ठीक है, ऊपर ही देख लिया। आईयूसीएन ने घड़ियाल पर पहली ग्रीन स्टेट्स असेसमेंट रिपोर्ट जारी की। ठीक है, जिसमें इसे गंभीर रूप से छीड़ यानी क्रिटिकली, ठीक है, डिप्लीटेड के रूप में बताया गया। देना घड़ियाल के ऊपर केंद्र सरकार ने 600 करोड़ रुपए की लागत से कपास क्रांति मिशन की शुरुआत की। कपास क्रांति मिशन की शुरुआत की तो लगभग 600 करोड़ रुपए की लागत से कपास क्रांति मिशन की शुरुआत की गई। ठीक है, कॉटन रिवॉल्यूशन। आगे देखेंगे, भारत का स्वर्ण भंडार पहली बार $100 बिलियन को पार किया है। 10 अक्टूबर का जब ये डाटा जिसके वजह से न्यूज में आया तो उस समय, ठीक है, भारत का स्वर्ण भंडार कितना हो गया था? $102.365 बिलियन। अरौली शिखर सम्मेलन अभी आयोजित किया गया जेएनयू में, बेसिकली ये न्यूज में है। एक्सरसाइज कॉन्कर 2025, ठीक है, का आयोजन किन के बीच में किया गया? तो एक्सरसाइज 2025 कोंकण 2025 का आयोजन, ये एक ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज था बिटवीन द इंडियन नेवी एंड रॉयल नेवी, ठीक है, ऑफ यूके। ठीक है, 5 अक्टूबर को शुरू किया गया इसको। आंध्र प्रदेश पर्यटन विभाग को 2025 का ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड दिया गया। किसको? आंध्र प्रदेश पर्यटन विभाग को दिया गया। अयोध्या, उत्तर प्रदेश ने अयोध्या दीपावली 2025 में इतने द्वीप जलाए, कितना? 26, 17, 215 द्वीप, 56 घाटों पर 26, 17, 215 यानी कि आधा सैकड़ा, 1000, 10 लाख, 10 लाख, 26,17,215 द्वीपों जलाए गए, जो कि अपने आप में क्या है? एक वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको शामिल कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के सेट अ न्यू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ड्यूरिंग द अयोध्या दीपोत्सव 2025 बाय द लाइटिंग 26 लाख प्लस लैम्प्स अक्रॉस 56 घाट इंक्लूडिंग राम की पौड़ी। ठीक है, महत्वपूर्ण पुस्तकों में 2 इंपॉर्टेंट बुक्स आपको याद करा, द ब्रह्मास्त्र अनसेल्ड, जो कि किसकी है? टी शिवानंदन की है, जो कि टी शिवानंदन की बुक है, और एक महात्मा गांधी और पर्यावरण टी.एन. खोसू की बुक है। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने घोषणा की कि बालोद जिला, एक जिला है जिसका नाम है बालोद, ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी औलाद, किसी भी औलाद का बाल विवाह नहीं होगा। बालोद में क्या हो? बाल विवाह नहीं होगा। जिसका पहला बाल विवाह मुक्त डिस्ट्रिक्ट बन गया बालोद। और आज की क्लास का लास्ट फैक्ट है, वो है 12वां, वो है IWF विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025। ठीक है, IWF वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 वाज हेल्ड फ्रॉम 2 से 11 अक्टूबर। ठीक है, कहाँ पे? नॉर्वे में इसको आयोजित किया गया था। फोर्ड सिटी है नॉर्वे का, वहां पे इसको आयोजित किया गया था। द फर्स्ट टाइम सच अ मेजर इवेंट वाज होस्टेड बाय अ स्मॉल टाउन। ठीक है, पहली बार इतने छोटे शहरों में इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कह रहा है भारत की मीराबाई चानू यहाँ पे क्या है? 48 किलोग्राम वर्ग में रजत जीती हैं। ध्यान देना, यहाँ पे रजत जीती हैं, ध्यान देना, ठीक है, सिल्वर मेडल। रजत का मतलब क्या हो गया? सिल्वर मेडल। ठीक है, किसमें जीती हैं? WWF भारोत्तोलन
चैंपियनशिप में, ठीक है, WWF वर्ल्ड क्या वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में। तो ये हो गया आपका करंट अफेयर। टोटल लगा 1 घंटा 40 मिनट, और 1 घंटे 40 मिनट में हमने क्या किया, आपकी पूरी करंट अफेयर को समाप्त कर दिया। 1 घंटे 40 मिनट में पूरी करंट अफेयर समाप्त हो गई। इसमें हमने लगभग 34 बड़े टॉपिक्स, ठीक है, 34 बड़े टॉपिक्स, और हम लोग कह सकते हैं लगभग 20 वन लाइनर फैक्ट, तो 24, ठीक है, टॉपिक को समाप्त किया और लगभग 20 फैक्ट को शामिल किया। इतनी चीजें हमने इसमें समाप्त किया, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज इसको शेयर करना, ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कमेंट में जरूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। जय हिंद।